अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीस द नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है तकाज़ाए मोहब्बत बाय माहम मुगल। सेकंड लास्ट एपिसोड। दादी जान। हयाम जब गाड़ी से निकलते हुए हवेली की दहलीज पर आई तो दादी जान को सहन में आता देख वो भागने के अंदाज में इन तक पहुंची, जिस पर वो खुद दिल थाम के रह गई। हयाम, आहिस्ता से नहीं आती? आ सकती हालत देखो अपनी। उन्होंने आंखें दिखाते थोड़ा सख्ती से टोका तो वो रुकती उनको देखने लगी। ओहो, कुछ नहीं हुआ दादी जान। वो बात हवा में मक्खी की तरह उड़ाते हुए बोली तो वो मजीद इसको सख्त नज़रों से घूरने लगी। आप सुनाइए, कैसी हैं? वो मोहब्बत से इनका गाल चूमती हुई बोली तो जोफ़ा भी इनके करीब आई। हयाम, आराम से आना था ना, भागने की क्या ज़रूरत थी? जोफ़ा ने भी आते ही टोका तो वो इनकी परेशानी पर सर झटकती हल्का सा हंस दी। अच्छा, अब नहीं ऐसा करती। वो इन दोनों को फिक्र देखती हुई आराम से बोली, माशाल्लाह से अब हम नानी बनने वाले हैं और आप मोमानी। उन्होंने हयाम की पेशानी चूमते कहा तो इनके पास खड़ी मुलाजमा थी। वो भी इस खबर को सुनकर हयाम को मुबारकबाद देने लगी, जबकि शर्मिगी मुस्कुराहट ने हमा वक्त इसके लबों का अहाता कर रखा था। मैंने आप लोगों को इतना याद किया। वो एक बार फिर से दादी जान के गले लगती लाड़ से बोली, चलो अब आए हो तो कुछ दिन रह के जाना। दादी जान बोली और मुलाजमा को कुछ एहतमाम करने को कहा। अभी सहन में काफ़ी धूप थी। सहन के साइड पर एक लकड़ी का खूबसूरत सा टेबल पड़ा था, जिसके गिर्द कैन की बनी खूबसूरत सी कुर्सियां थीं। हयाम आज इन्हें सियाह गोल्डन कपड़ों में थी, जिन्हें इसने सनम के घर जाते पहना था। वो तीनों वहां पे बैठी और अपनी शॉल को तय करके मुलाजमा को दिया और इनके कमरों में छोड़ आई। जहांगीर, बेटा कैसा है? मुलाजमा को सादा पानी लाने को बोल रही थी जब दादी जान ने सवाल पूछा। ठीक है, वो अभी शहर गए हैं, कुछ कामों में उलझे हैं। वो अपना दुपट्टा अपने गिर्द फैलाती हुई इनको बिना देखे बोली, आपके साथ वो ठीक है ना? अब की बार उन्होंने मुत्तफिकर होते पूछा तो बेसाख्ता ही हयाम के लबों पर मुस्कुराहट आई। वो बहुत अच्छे हैं दादी जान, बहुत ज़्यादा, और बाकी सब भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो साफ कोई का मुजाहरा करती बोली। नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन जहांगीर एक आइडियल हस्बैंड था। चलो शुक्र है अल्लाह का। वो सुख का सांस लेती हुई बोली, भाभी से भी पूछ ले कि इनका शौहर कैसे हैं। हयाम दादी जान को देखती कुछ संजीदगी से बोली, जबकि आंखों में शरारत वाज़ेह थी। हाँ भाई जोफ़ा, बताइए आपके साथ असफान ठीक है? कभी कुछ कहा तो नहीं? अब की बार दादी जान ने रौब से कहा। वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। जोफ़ा भी हंसती हुई बोली। हयाम ने भी फिर दिल खोल के आज बातें की इनसे। असफान को रास्ते में किसी की ज़रूरत कॉल आ गई थी, वो इनको छोड़कर चला गया था। जब ये लोग अभी दी जान के पास थे तब दादी जान ने कॉल की तो तब इन्हें हयाम की तरफ से खुशखबरी सुनाई गई। असफान को जोफ़ा की तरफ से अब कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि इसके बाद इसने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे लगे कि वह एहसास कमतरी में जा रही थी। हयाम की खबर सुनते इसके दिल में एक बार भी ऐसी कोई बात नहीं आई थी जिससे वो कुछ दोबारा गलत सोचती। वो इसकी खुशी में खुश थी, और जब अल्लाह हयाम को औलाद की नेमत से नवाज रहा था तो इंशाअल्लाह इसे भी एक दिन ज़रूर नवाजेगा, चाहे जल्द या बद देर। अब वो मुतमईन और खुश थी। इसे गोली लगे एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया था और अब ज़ख्म में कुछ बेहतरी भी आ गई थी, जिससे वह आहिस्ता से चल फिर लेता, लेकिन ज़्यादातर आराम ही करता। एक हफ्ते में वो घर बैठे बैठे बेजार हो गया था और यूनिवर्सिटी में ही नहीं गया था, लेकिन वहाँ हेड ऑफिस में बात करते इसने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था। जब तक वो यूनिवर्सिटी नहीं जाता इसी तरह पढ़ा ले। हयाम अब भी मुसलसल इसको नज़रअंदाज कर रही थी, जबकि बाकियों से वो रोज़ बात कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही कमरे में वापस आया था जब अचानक से कैफ कमरे में आते ही सोफे पे धप से गिरने के अंदाज में बैठा। यार, बहुत मुबारक हो तुम्हें। कैफ अब मुकम्मल सेहतयाब हो चुका था और पूरा घर सर पे उठा के रखता था। ज़्यादा हुक्म इसका रिमसा पर चलता था, जो अब भी जहांगीर की वजह से इनके घर मौजूद थी। रुको, मैं ऐसे क्यों मुबारकबाद दे रहा हूँ, पास आता हूँ। सोफे से उठते हुए वो जहांगीर के करीब आया और आहिस्ता से इसके साथ लगते हुए एहतियात से अलग हुआ। खैर है, मुबारकबाद किस खुशी में? वो आईब्रो सुकेड़ता हुआ आंखें छोटी करके पूछने लगा। ले, तुम्हें नहीं पता? इसकी लाइल्मी पर कैफ दिल मिला कर रह गया और अपनी माँ को आवाज़ें लगाता इसके कमरे से वापस निकल गया। क्या हो गया कैफ? आहिस्ता से। अम्मा बेगम बौखलाती हुई इसके साथ चलती आई। ये इसको नहीं बताया आपने? वो तीखी नज़रें अपनी माँ पर गाड़ते हुए बोला। सो रहा था मेरा बच्चा, जब फ़ोन आया था तभी उसे नहीं पता। कैफ को घूरते हुए वो जहांगीर के पास आई और मोहब्बत भरी नज़र उस पर डाली। क्या नहीं मालूम मुझे? वो भी नासमझी से पूछने लगा। आज दी जान का फ़ोन आया था, माशाल्लाह से तुम बाबा बनने वाले हो और मैं दादी। वो इसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसकी पेशानी पर बूसा देती हुई इसकी समातों को जैसे साकित कर गई। इसकी बात सुनते ही इसका पल में ज़ोर से धड़का
دل جیسے اس کی آواز سب نے سنی ہو۔ وہ حیرانگی سے ان کو دیکھنے لگا، جب کیف کی پرشوک نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی کہ آیا وہ کیسا رد عمل دے گا۔ آپ کا مطلب حیام؟ وہ بے یقینی سے دوبارہ تصدیق کرنے لگا کہ اماں بیگم نے سختی سے اس کی بات کاٹی۔ تو کیا کوئی اور بیوی رکھی ہے؟ وہ ناگواریت سے بولی تو جہانگیر ہلکا سا ہنس کے نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی۔ وہ بھی اپنی خوشی ظاہر کرتا ہنس کے بولا۔ اور کیف ابھی بھی اس کو دیکھ رہا تھا کہ باقی بھی کچھ کہو، جبکہ جہانگیر نے ناسمجھی سے دیکھا کہ کیا اور کیا؟ بس وہ منہ کھولے حیرت سے بولا، یار تھوڑا بھنگڑا ڈال، خوشی سے ناچ۔ کیف جلتے ہوئے مزید بولا تو جہانگیر آنکھیں گھما گیا۔ اس حالت میں بھنگڑا ڈالوں میں؟ وہ گھورتے ہوئے بولا، اب کال کر لو اپنی بیگم کو۔ اماں بیگم کمرے سے نکلتے ہوئے بولی، کال کر لوں؟ بلاک کیا ہوا ہے آپ کی بہو نے۔ ان کی بات سنتا وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کے سر داب بھر گیا۔ چل کر فون میں چلتا ہوں، کیف معنی خیزی سے کہتا آنکھ دبا کے جانے لگا تو جہانگیر اس کی حرکت پر تاؤ کھا کر رہ گیا۔ فون دے جا اپنا، تیری بھابھی نے بلاک کیا۔ ابھی وہ کمرے سے نکلتا کہ جہانگیر نے فون مانگا۔ اپنا فون پکڑاتا ہوا وہ پھر اس کو چھیڑتے آنکھ مارتا ہوا وہاں سے نکلا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی وہ پاؤں سیدھے کیے نیم دراز سے LED آن کیے کچھ دیکھنے میں مگن تھی۔ ساتھ ہی وہ جھولی میں رکھی پلیٹ سے ایک ایک فروٹ کا پیس اٹھا کر کھا رہی تھی جو زوفا بھی اس کو دے گئی تھی۔ اب وہ اپنے مائکے میں آئی تھی تو اسے بننے سنورنے کی جیسے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تبھی کھدر کا سادہ سا کرتا پہنے، اس کے نیچے ٹراؤزر پہنے، بالوں کو الٹ پلٹ کر کے جوڑے میں قید کیا تھا جو لڑکھڑاتا ہوا دائیں جانب گردن کی طرف جھول رہا تھا، جبکہ سر پہ اپنے لالا کے ایک گرم کیپ پہنی ہوئی تھی، ایک پاؤں میں گلابی رنگ کا اور دوسرے میں نیلے رنگ کا موزہ پہنے آس پاس کی ہر چیز سے لاپرواہی بنی بیٹھی تھی۔ اچانک ہی کمرے میں LED پر چلتی مووی کی آواز کو چیرتی ہوئی اس کی موبائل کی آواز گونجی تو فروٹ کا ایک پیس کھاتے سے موبائل تلاشنا شروع کیا۔ کہاں رہ گیا؟ اپنی جھولی سے پلیٹ اٹھاتے ہوئے دیکھنا چاہا لیکن وہاں بھی نہ ملا۔ اپنے پیچھے تکیے کو اٹھایا تو وہاں ادھر موجود مسلسل بج رہا تھا۔ کال ID پر نام دیکھتی وہ الجھن لیے کچھ ضروری بات سوچتے ہوئے اوکے کرتے کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وہ مصروف سی نظریں ہنوز سامنے اسکرین کی جانب مرکوز کیے بولی۔ اس کی آواز سنتے دوسری جانب جہانگیر کے لبوں پر ہلکی سی تبسم بکھرا اور من ہی من میں اس کو سلام کا جواب دیا۔ اس کی آواز جیسے چاروں فضوں بکھر گئی۔ وہ سکون سے بیڈ پر نیم دراز دوبارہ اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا، ورنہ جانتا تھا کہ ابھی اس نے ایک حرف بھی منہ سے نکالا تو وہ فون بند کر دے گی۔ ہیلو؟ اس سے فون کو کان سے ہٹاتے ہوئے دیکھا کہ کہیں کال نہ کٹ گئی ہو۔ السلام علیکم۔ اسے ٹی وی کا والیوم کم کرتے دوبارہ سے سلام کیا۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ وہ اسپیکر کو منہ کے قریب کرتی ہوئی قدرے اونچی آواز میں بولی کہ جہانگیر نے سنتے مسکراہٹ روکی۔ آواز تو بخوبی آ رہی ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ میری آواز سنتے ہی تم رابطہ منتقل نہ کرو گی؟ اچانک سے دوسری جانب سے سنجیدہ گھمبیر آواز سنتے ہی حیام کا دل 100 کی اسپیڈ سے دوڑا کہ وہ جیسے اس کو ہموار کرنے کے لیے لمبا سانس بھر گئی۔ کون بات کر رہا ہے؟ وہ انجان بنتی ہوئی بولی اور سیب کا ٹکڑا اٹھاتے منہ میں رکھنے لگی۔ اس کی آواز وہ کیسے نہ پہچانتی، عادت جو تھی اس ظالم کی۔ انٹرسٹنگ، اتنی یادداشت کمزور ہو گئی آپ کی بیگم؟ وہ امپریس ہوتے ہوئے ایبرو اچکاتے ہوئے بولا، جبکہ دوسری جانب اس کی بات سنتے اس نے کندھے اچکائے۔ آپ کو کوئی ضروری کام تھا؟ وہ لٹ مار انداز میں دو بدو بولی۔ بھلا بیگم سے بھی کوئی ضروری کام ہوتا ہے؟ وہ دلکشی سے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی حیام کے لب مسکائے تھے۔ ہاں جی، آپ کی نیند جو آپ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ اس کا کہا گیا جملہ یاد دلانے لگی، جس پر جہانگیر بے ساختہ ہی کہکا لگا اٹھا۔ اتنی جیلسی، وہ بھی میری نیند سے؟ اب وہ مزے سے ایک بازو سر کے نیچے رکھتا ہوا بولا، تو نہیں ہونی چاہیے؟ وہ آنکھیں سکیڑ سے جیسے اس سے پوچھنے لگی۔ اگر ایسا ہے تو اب لگتا ہے نیند کو کم کرنا پڑے گا، بشطریقہ کہ میرے جاگنے پر تم اپنے کچھ لمحات میری نظر کرو گی۔ اسے سنجیدگی سے کہا تو حیام اس کی بات سنتے پل میں سرخ ہوئی۔ اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی ناراضگی میں بھی اپنے مطلب کی بات کہے گا۔ الفاظ حیام، وہ جانتا تھا کہ اس کی کہی بات پر وہ لاجواب ہو جائے گی، تب بھی وہ مزید بات کرنے پر اکسانے لگا۔ کیا کہوں؟ وہ آہستہ آواز میں بولی، جیسے محسوس کرتے جہانگیر کو لگا کہ وہ رو دے گی۔ کچھ بھی، لیکن خاموش نہ رہو، وہ نرمی سے بولا تو حیام کی آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی۔ آپ بہت برے ہیں، وہ روحان سی آواز میں بولی تو جہانگیر اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا۔ طبیعت کیسی ہے؟ وہ نرمی سے بولا تو آنکھوں سے نمی جھلکتی ہوئی اس کی رخسار پر بہنے لگی۔ ٹھیک ہو، وہ بچوں کی جیسے رونے کی درمیان آواز نکالتی ہوئی بولی تو جہانگیر پریشان ہوا۔ یار رو کیوں رہی ہو؟ طبیعت نہیں ہے ٹھیک؟ وہ مضرب کیفیت میں پوچھتا ہلکا سا اٹھ بیٹھا۔
अच्छा मेरी बात सुनो, खुद को परेशान ना करो वरना हालत बिगड़ेगी। मैं नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ लेने। इसको तसल्ली देता हुआ बोला तो अपना रोना दुख भूल के वो अचानक से गुस्से में आ गई। मुझे अब आपकी ऐसी कोई बात का यकीन नहीं करना। मेरी तरफ से जब मर्जी आए, क्योंकि मैंने नहीं मिलना आपसे। खुदा हाफिज। गुस्से से भड़क कर कहती खटाक से फ़ोन बंद कर गई कि जहांगीर इसकी हरकत पर मोबाइल को गश्मी की निगाहों से घूरने लगा, जैसे इसका कसूर हो सारा। चलो हयाम के आसिम साहब, अब जल्दी से बेगम के पास जाने की तैयारी करो। वो 2 बार नंबर डायल करने के बाद मायूसी होने पर ठंडी आँख भरता हुआ वापस नीम दराज हुआ और आंखें मूंद गया। दूसरी जानिब वो मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर लगाते हुए दोबारा मज़े से मूवी देखने में मसरूफ़ हो गई, जैसे अभी वो रोई न हो। सनम जानम कहाँ हो? घर में दाखिल होते आज हमेशा की तरह इसको सनम नजर न आई तो वो ऊंची आवाज़ें लगाता हुआ उसे पुकारने लगा, लेकिन शायद वो घर नहीं थी। सनम। अपने कमरे में पहुंचने इसने अब की बार ज़रा ऊंचा पुकारा, लेकिन फिर भी इसका कोई जवाब न आया। कॉल करता हूँ। मोबाइल निकालता हुआ सनम का नंबर मिलाने लगा, लेकिन वो भी उधर कमरे में बजता हुआ शुरू हो गया। ढूंढने पर देखा तो तकिए के नीचे पड़ा था। अरे ये लड़की कहाँ गई? वो बड़बड़ाता हुआ उसका फ़ोन बंद करता छत की तरफ जाने लगा। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो ऊपर दूसरे पोर्शन में आया, लेकिन वहाँ भी नहीं थी। फिर ऊपर टेरिस पर भी नहीं। एकदम से वो परेशान हो गया कि वो गई कहाँ, वो भी बताए बगैर। सनम। इजलत में सीढ़ियाँ उतरता वो फिर से सनम को पुकारने लगा, लेकिन जवाब नदारत। ख्वामखा परेशान हो रहा हूँ, इधर दूसरे घर जाके देखता हूँ। खुद को तसल्ली देता हुआ वो अकबर आजम के घर की जानिब गया। गेट पर ही इसने चौकीदार से पूछा तो पता चल गया कि सनम इधर ही है, वो भी दोपहर से। उसका शुक्रिया अदा करता हुआ अंदर की जानिब बढ़ गया, जहाँ वो दीवा के कमरे में मौजूद थी। सनम। मुलाजमा से पूछते इसने दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से सनम बाहर निकली, जिस पर वो शिकवा किरानी निगाहों से घूरने लगा। कुछ भी कहने के बजाय इसने अपने साथ चलने का इशारा किया तो 1 मिनट कहकर दोबारा वापस गई। चले। बाहर आते वो उसको चलने का कहते इसके साथ बाहर की जानिब गई। जब किचन से बाहर निकलती दीवा की माँ रुकैया बेगम इनको देखते हुए इनके पास आई। अरे सनम, इतनी जल्दी जा रही हो? थोड़ी देर और रुक जाती, आओ खाना खा के जाना। वो सनम का हाथ पकड़ते हुए वापस ले जाने लगी, लेकिन सनम ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया। ताईजान, घर चलना चाहिए, अब काफ़ी देर हो गई है। अरतसाम संजीदगी से बोला और सनम का हाथ पकड़े वहाँ से ले गया निकला। ओहो, 1 मिनट अरतसाम, मेरी एक चीज़ रह गई है वहाँ। अपने घर के गेट पर पहुँचते हुए ही सनम को अपनी चीज़ याद आ गई जो वो इजलत में छोड़ आई थी। नहीं, वापस आओ, अंदर चलो, लाता हूँ मैं, वो सख्ती से बोला तो सनम को वाकई आज सीरियस लगा। तभी बिना कोई बात किए वो अंदर चली गई। अरतसाम घर में दाखिल होता वापस दीबा के कमरे के बाहर पहुंच के नॉक करने ही वाला था कि इसका हाथ अचानक से थम गया, जब अंदर से आती आवाज़ कान से टकराई। तुम क्यों इस सनम के आगे पीछे घूम रही हो आजकल? रुकैया बेगम की नागवार आवाज़ उभरी तो अरतसाम वहीं खड़ा मज़े से दीबा के जवाब के इंतज़ार में खड़ा रहा। जानता था कि गैर इखलाकी हरकत थी, लेकिन फिर भी। क्या हो गया है आपको मम्मा? सुकून से जीने दे अब मुझे। दोस्त है अब वो मेरी। वो झिंझला के बोली कि इसकी माँ का अब भी वैसे ही रवैया था, और इसी दोस्त का शौहर वो जिससे तुम मोहब्बत करती हो। वो जताना न भूली कि दीबा ने सख्ती से अपनी आंखें मींची। बस करे अम्मी, भाई मानती हुई इन्हें मैं। वैसे भी वो जो फितूर था वो सारा आपका और बाबा का भरा हुआ था। अब मुझसे ऐसी कोई बात न कीजिएगा। वो आहिस्ता आवाज़ में चीखी, जिस पर रुकैया बेगम के माथे पर नागवार लकीरें उभरी। इतना अच्छा लड़का छोड़ के तुम इसकी बीवी से दोस्तियाँ निभाओ। इनको ज़रा अच्छा नहीं लगा था कि दीबा का ऐसा कहना। ओहो, ये तो रह ही गया सनम का। अचानक से चीज़ें समेटते हुए दीबा ने सनम का बैग देखते हुए बोली, और इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचती अरतसाम ने खुद ही दरवाज़ा नॉक कर दिया। कम से कम दीबा की बातें सुनता वो मुतमईन हुआ था, लेकिन इसकी ताईजान अफसोस कि वो अब भी नहीं सुधरी थी। ये क्या है इसमें? कमरे में दाखिल होते दरवाजे को बंद करते हुए इसने बैग खोलने की कोशिश की तो सनम ने पहले इसके हाथ से वो बैग झपट लिया। चीज़ें हैं मेरी इसमें, छोड़े। वो आंखें दिखाती हुई बोली तो अरतसाम ने मशकूक नज़रों से सनम को देखा, फिर इसके हाथ में मौजूद बैग को देखा। फिर कुछ सोचते हुए वो चालाकी से मुस्कुराया। सनम को इसकी मुस्कुराहट में एक चमक नजर आई। अचानक अरतसाम ने इसको बाजू से खींचते इसके गिर्द मजबूत हसार बांधा कि वो इस आफताब पर दहल कर अपना दिल थाम गई। इसकी अगली हरकत पर सनम बौखला सी गई। हम में तुम में क्या फ़र्क है? अब जो चीज़ें छुपाती फिर रही हो। नरमी से उसकी गर्दन पर हाथ फेरता हुआ वो मखमूर लहजे में बोला, जहाँ इसने अभी दांत गाड़े थे। अरतसाम बुरे इंसान। इसके कंधे पर हाथ मारते हुए वो गुस्से व रूहान से लहजे में बोली कि इसने बहुत शिद्दत दिखाई थी। नहीं बताता मैं, छोड़े ना मुझे। इसके बाजू को हसार तोड़ते वो गुस्से से बोली,
और अपना बैग पकड़ते हुए उसे वार्डरोब में रखने लगी। खाने को तो पूछ लो। वो जब फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली तो एहतसाम ने तंग करने के लिए जानबूझकर हाँक लगाई, जबकि जानती थी कि वो सुबह बता कर गया था कि खाना घर नहीं खाएगा, मुझे काट के खा जाए। गुस्सैली आंखों से उसे घूरती हुई बोली। इशारा उसका थोड़ी देर पहली वाली हरकत का था, जिस पर एहतसाम के लब मुसलसल मुस्कुराए जा रहे थे। ख्याल बुरा नहीं है। अपनी गहरी परशोक निगाह इस पर टिका था। मायने खिजी से बोला कि सनम सटपटा उठी। सनम जानम, ये ज़रा ताया जान के घर इतना ना जाया करो। अगर कभी दीवा से मिलने का दिल किया तो इसे यहाँ बुलाया करो। कुछ देर बाद जब वो एक दो काम से निपट के वापस आई तो एहतसाम ऐसे ही बेड पर लेटे लेटे बोला। आईने के सामने खड़े होते अपने बालों से पोनी उतारती हुई उसने नासमझी से एहतसाम को देखा, जो मोबाइल में बिजी था। हाथ पे थोड़ा सा लोशन लगाते हुए वापस बेड के पास आकर बैठी। क्यों, कोई बात हुई है क्या वहाँ? वो परेशानी से पूछने लगी। नहीं, कोई बात तो नहीं हुई, बस ऐसे ही। ताई जान कुछ अलग मिजाज की मालिक है तो बस इसीलिए कुछ लड़ाका किस्म की है वो। इसका दुपट्टा आहिस्ता से बाजू पर लपेटते हुए वो हुनूस लहजा संजीदा करते बोला। अच्छा सही। वो महज सर हिला गई। अभी वो एहतसाम के बाबा को खाना दे के आई थी और साथ ही बर्तन वगैरह समेट कर। एहतसाम थोड़ा जल्दी आ गया था, तभी वो कमरे में ही लेटा रहा। कंधे पर दुपट्टा का एक सिरा देखते वो एहतसाम के हाथों को देखने लगी। इसने आधे से ज़्यादा दुपट्टा लपेट रखा था। इसे झटके से खींचा तो वो जो आंखें बंद किए दुपट्टे को चेहरे पर रखे हुए था, अचानक से हड़बड़ा उठा और वापस से खींचना कि वो इसके इंतहाई करीब आ गिरी कि सनम छटपटा उठी। कुछ देर कबल कोई कह रहा था कि इसको खा जाओ, तो काफ़ी देर सोचने के बाद फैसला किया है कि आखिर इस पर अमल किया जाए। दुपट्टे को मज़ीद लपेटते हुए उसने सनम की आंखों में झांकते मायनी खेजी से कहा। वो हिजाब के मारे नज़रें झुका गई। किससे? वो छोटी डॉक्टर? इसकी बात सुनते वो अचानक से चीखा कि अम्मा बेगम ने माथे पर अफसोस से हाथ मारा। कैफ आहिस्ता अजहर साहब ने तनबीह निगाहों से टोका तो वो नॉर्मल करके बैठा। क्या मसला है इससे? अजहर साहब ने सपाट कदरे कड़े हुए तेवरे से पूछा। नहीं, मैं तो बस कंफर्म कर रहा था, मसला तो कोई नहीं, वो पर सुकून अंदाज में कहता हुआ टेक लगा गया। अभी अजहर साहब के बुलावे पर वो इनके कमरे में मौजूद था तो अम्मा बेगम ने अपनी दिल की बात कही कि वो इसकी शादी रमसा से कराना चाहते हैं और ये बात वो असवान से भी कर चुके हैं। सुन के अच्छा लगा था इससे कि वो छोटी सी डॉक्टर इसकी वाइफ। बस पहले वो तंग करने के इरादे से एहतजाज करने वाला था, लेकिन अपनी बात के सर्द तासीरात पर वो खामोशी से मान गया। फिर हम शादी की बात करें इनसे? अम्मा बेगम ने आखिरी खदशात की बिना पर फिर से पूछा। अभी तो आप कह रही थी कि असफान से बात करके चुके हैं, और आंखें सुकेड़ के कहने लगा। हमने असफान से बात की है, रमसा के वालिदैन से नहीं। अजहर साहब अब की बार भी नागवारियत से बोले तो वो शराफत से खामोश हो गया। लगता है बीमारी इसके दिमाग पर चढ़ गई है, जब फजूल में बहस करने लग जाता है। अजहर साहब सोफे से उठते हुए बड़बड़ाते हुए बाहर निकले। कुछ तो ख्याल करें, कैसी बातें कर रहे हैं? अम्मा बेगम इनकी बात पर बुरा मानती बोली और अपने बेटे का माथा चूमते इसको दुआएं देने लगी। आज अजहर साहब अम्मा बेगम दी जान की इजाज़त से रमसा के वालिदैन की तरफ जाना था इनसे रिश्ते की बात करने के लिए। रमसा इस सब से बेखबर थी कि इसकी शादी की बात चल रही है। कैफ अब ठीक था तो हल्की फुल्की जो वर्जिश होती थी वो खुद ही कर लेता था। रमसा आजकल जरगुल के साथ ही मसरूफ़ रहती थी और अब्बान इसके आगे पीछे। इनका इरादा झट मंगनी पट ब्याह का था और वो किसी किस्म की ताकीज़ नहीं चाहते थे। अभी घर में जहांगीर, कैफ, रमसा और जरगुल मौजूद थे। ख्वातीन दोनों शाम के खाने का इंतज़ाम कर रही थी। बाकी दोनों लड़के लॉन में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें ज़्यादा हिस्सा कैफ ही का था, क्योंकि बातें वही कर रहा था। जहांगीर बस इसकी सुन रहा था। यार, अब तो तुम्हें जाना चाहिए गाँव। अब तो माशाल्लाह से बाबा बनने वाले हो। और मैं चाचू, कैफ थोड़ा संजीदा होता बोला। हाँ, जाऊँगा इस जुम्मा को। सबसे पहले तो दीजान से क्लास लगेगी मेरी। जहांगीर चाय का सिप लेता हुआ बोला तो कैफ ने तायद में सर हिलाया। ये होना भी चाहिए तुम्हारे साथ। तुम अगर पहले चले जाते तो ये सब ना होता और अभी हयाम यहाँ तुम्हारे पास होती। कैफ तासिब भरी नज़रों से जहांगीर को देखता हुआ बोला तो वो बेजारियत से उसे देखने लगा। तुम अपनी फिक्र करो, तुम्हारा आज रिश्ता करने गए हैं और तुम्हारी होने वाली बेगम यहाँ मौजूद है पहले से ही। मैं सोच रहा था कि इसको वापस भेज दें, वैसे भी अब बिल्कुल ठीक हो तुम। जहांगीर इसको अपनी नज़रों में रखता हुआ सर्द लहजे में बोला तो कैफ के हवास मुअत्तिल हुए। वैसे मैं इसके रिएक्शन का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब इसे मालूम होगा कि इसके होने वाला सैया जी मैं हूँ। वह दांत दिखाता हुआ शरीर लहजे में बोला तो जहांगीर ने तासिफ से उसको देखा।
रमसा को खूब पता होगा कि तुम्हें कैसे हैंडल करना है। आखिर को 1 माह से ज़्यादा इसने झेला है तुमको। जहांगीर चाय का कप वापस रखते हुए आंखें सुकेड़ के बोला कि सूरज अब ग्रुप होने को था और रोशनी सीधा इसकी आंखों से टकरा रही थी, जबकि आंखों का सियाह रंग वाजे नजर आ रहा था। वो शुक्रगुजार होगी अपनी किस्मत की जो मैं इसे मिल रहा हूँ। इसे गर्दन अकड़ाई थी, साथ ही आंखों में शरीर सी चमक नुमाया हुई। अस्तगफिरुल्लाह। जहांगीर के लबों से बेसाख्ता ही अदा हुआ तो कैफ ने कश्मीरी निगाहों से उसे घूरा। सर कुछ चाहिए आपको? रमसा अंदर से अबान का हाथ थामती हुई इन दोनों के पास आती जहांगीर से पूछने लगी। सर नहीं भाई, वो नरमी से टोकते हुए बोला तो रमसा ने मुस्कुराकर सरस बात में हिलाया। भाई आपको? अब की बार वो कैफ की जानिब घूमी। चाय पीते हुए जहांगीर ने किन अखियों से बगौर कैफ का चेहरा देखा, जो इसके भाई कहने पर जानबूझकर दूसरी जानिब देखने लगा, जैसे कुछ सुना ही न हो। सर, वो जहांगीर को देखती फिर पुकारने लगी तो कैफ ने झट से सुना। जहांगीर अपनी मुस्कुराहट दबा कर रह गया। जी, वो मुस्कुराता हुआ बोला। कुछ चाहिए आपको? वो दांत पीसती हुई बोली तो कैफ ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। भाई कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज़ दीजिएगा। वो मुस्कुराती हुई अबान को साथ लिए अंदर वापस चली गई। कुछ चाहिए आपको भाई? रमसा के जाने के बाद जहांगीर ने मासूमियत से कहा तो कैफ दांत निकालते हुए उसको घूरने लगा। शाम में जब अजहर साहब और अम्मा बेगम वापस आए तो उन्होंने खुशी की खबर सुनाई, लेकिन साथ ये भी कि अब रमसा का यहाँ रहना ठीक नहीं, लिहाजा वापस घर जाएगी। जिस पर कैफ ने तो कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। वो बस लापरवाह सा बना बैठा इनकी बातें सुन रहा था। रमसा के जाते ही मैं तो शादी की तैयारियां शुरू करने वाली हूँ। हयाम भी यहाँ आ जाएगी तो मैं इसके साथ मिलकर खूब शॉपिंग करूँगी। ज़रकुल खुशी से चहकती हुई बोली। हाँ बिल्कुल ज़रूर, मैं तो बहुत खुश हूँ। उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी। अभी दी जान को फ़ोन करके बताती हूँ। अम्मा बेगम की बातों से वाज़ेह महसूस हो रहा था कि इनका बस ना चले तो कैफ की शादी अभी भी कर दे। बस 1 महीने के अंदर अंदर शादी कर लूँगी कैफ की, और फिर बच्चियों की तबीयत भी ठीक नहीं तो बस जल्दी जल्दी सब हो जाए। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे सारे बच्चों को खुशी में मुझे दिखाई। अम्मा बेगम बेड से उठती हुई बाकायदा हाथ ऊपर करते हुए शुक्र अदा करती हुई नवाफिल पढ़ने चले गई। अब तुम भी चले जाओ अपनी बेगम के पास। कैफ ने लगे हाथों जहांगीर को भी सुना दी, जिस पर वो सर्द निगाहों से घूरने लगा। जा रहा हूँ मैं बस 1-2 दिन में। वो सर्द निगाह इस पर गाढ़ी संजीदगी से बोला तो कैफ ने बुजुर्गों की तरह सरस बात में हिलाया। ज़रा मेरी होने वाली बीवी से कहना कि चाय पिला दे। कैफ बेशर्मी से ढिठाई से ज़रगुल को बोला तो वो अपने भाई पर अफसोस करती रह गई। शर्म कर लो कुछ। वो दांत पीसते कहती उठी और चाय बनाने किचन में खुद चली गई। अब बस जहांगीर के कमरे में कैफ मौजूद था, बाकी सब बारी बारी जा चुके थे। चलो अब तुम भी सो जाओ। जहांगीर नीम दराज होता बोला तो कैफ ने मशकूक नज़रों से देखा, जिस पर जहांगीर ने अब्रू चुकाए थे। छोटे से कदम लेता कैफ वहां से निकला तो जहांगीर ने मोबाइल हाथ में थामे हयाम का नंबर ट्राई किया, लेकिन पिछले दिनों की तरह आज भी वो ब्लॉक ही था, जिस पर वो सरदा भरता हुआ वापस मोबाइल रखते आंखें बंद कर गया। कैसी तबीयत है हयाम की? जोफ़ा भी किचन में दाखिल हुई थी जब इसके पीछे ही असफान ने अंदर आते हुए पूछा। अभी बेहतर है ज़रा, वरना मैं तो इतना डर गई थी कि जब अचानक इसकी तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन शुक्र है कि अब बेहतर है। जोफ़ा दूध का चूल्हे पर गर्म करती हुई बोली तो असफान महज सर हिलाया। लाओ ये मैं दे आऊँ? इसके हाथ से दूध का गिलास पकड़ते हुए कहा तो जोफ़ा ने मुस्कुराकर उसको थमाया। असफान गिलास थामता हुआ हयाम के कमरे की जानिब गया, जिस ऊपर सीढ़ियाँ तय करते बना था। कमरे में दाखिल हुआ तो मलगजी से अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। हयाम गुड़िया। वो लाइट ऑन करता हयाम को पुकारने लगा तो हयाम ने अपनी आंखें मांगी। लाला आप क्यों आए? हयाम उठकर बैठी तो बुरा मुंह बनाते हुए बोली तो असफान दूध का गिलास हाथ पकड़ता हुआ इसके बराबर में बैठ गया। दूध पी के इसने गिलास लेते साइड टेबल पर रखा और इसके साथ ही टेक्स लगाते बैठा, इसके गिर्द अपने बाजू फैलाए। तबीयत को क्या हो गया था अचानक से? मोहब्बत से उसके बाल संवारते हुए वो बोला और बालों पर अपने होठ रखे। हयाम की आंखें नमकीन पानी से भीगने लगी। बस लाला पता नहीं। वो बच्चों की तरह इसके सीने से लगती हुई बोली कि पानी के नैन कटोरे से बहते इसके रुखसार को भी नम कर गया। उदास हो गई हो यहाँ रह के? असफान मोहब्बत से पचकारते हुए बोला तो हयाम आंखें मीचे आंसू को पीती नफ़ी में सर हिलाने लगी। कहीं तकलीफ है तो बताओ, हम अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। इसका जर्द रंग देखते हुए वो फिक्रमंदी से बोला तो हयाम बेसाख्ता ही इसके आगोश में रोने लगी। हयाम बच्चे तुम मुझे डरा रही हो, क्या हुआ है? इसके अचानक रोने पर वो खुद परेशान हो गया कि अचानक से क्या हुआ। आप मेरे पास रहिए अभी। जब वो दादी जान को बुलाने के लिए जाने लगा तो हयाम इसका हाथ थामती हुई बोली, जिस पर वो इसका सर चुमता हुआ वापस इसको सीने से लगाए बैठ गया।
थोड़ी देर वो उसके पास ही ऐसे ही उसके बाल सहलाता रहा। कुछ देर में उसे लगा कि वो परसुकून होते सो गई है, तो उसके माथे पर लब रखते वो नरमी से उसके पास से उठा। इसके चेहरे का जर्द रंग देखते असफान के दिल को जैसे कुछ हुआ। बचपन से इसको बेटी बना के रखा था, तो अब इसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। जानता था कि ये सब इसकी कंडीशन में होता रहता, लेकिन फिर भी वो परेशान हो रहा था इसकी हालत पर। सो गई क्या? जब वो सीढ़ियाँ उतर रहा था, जोफ़ा ने इसकी जानिब देखती हुई मुतफिक्र होते पूछने लगी। हाँ, अभी सो गई है। कल इसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा प्रॉपर चेकअप के लिए। इसके मुकाबिल आता वो एक नज़र सीढ़ियों की जानिब देखते हुए बोला था, आप परेशान न हो, ठीक है। हयाम के बारे में इसकी परेशानी देखते उससे अच्छा लगा था। कल लाजमी ले जाइएगा इसको, वो आहिस्ता से बोली और किचन की तरफ जाने लगी कि असफान ने इसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ली, क्या जिस पर वो चौंकी। अपना ख्याल रखा करें, आप भी बहुत कमज़ोर हो गई हैं। वो नरमी से उसके हाथ थामे हुए बोला तो जोफ़ा आसूदगी से मुस्कुरा दी। रखती हूँ मैं। वो नज़रें नीचे किए हल्की आवाज़ में मनमनाई थी, अच्छे से रखा करें और खाना लगाइए, इधर किचन में ही साथ खाते हैं। इसका हाथ नरमी से दबाता हुआ मुस्कुराया था कि जोफ़ा हल्का सा सर को हिलाती किचन में चली गई। उसने कसमसा के आंखें खोलना चाहिए, लेकिन हिम्मत ही ना हुई। सभी पेशानी पर एक बल वाज़ेह हुआ, साथ ही घनेरी सियाह पलकों पर किसी लम्स को महसूस करते इनमें लर्जिश पैदा हुई। चंद दिनों से तबीयत नासाज होने की वजह से वह कमरे में ही कैद होकर रह गई थी। बुखार में तपते रहने की वजह से जिस्म में दर्द सा रहता था। असफान इसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहता था, लेकिन इसकी तबीयत को देखते इसने डॉक्टर को घर पर ही बुलवाया था। डॉक्टर ने बताया कि सर्दी की वजह से बुखार है, ठीक हो जाएगी, लेकिन वो शाम को फिर तेज़ हो गया। डॉक्टर की दी हुई दवाई खाते वो आराम की गर से लेटी थी कि गनूदगी छा गई। शायद सुकून आया था कि नींद भी हमलावर हुई। इसने नींद में उठना चाहा। जब वो अपने ऊपर हल्का सा बोझ महसूस करते फिर से कोशिश तर्क करती हुई नींद में जाने लगी। बुखार व सर्दी की वजह से इसकी गालों पर सुर्खी की घटा छाई थी, जिसे और रंग जर्दी माइल हो गया था। बालों का हमेशा की तरह जोड़ा किए वह असफान की गर्म टोपी पहनी हुई थी। खुद को बच्चों की तरह कंफर्टर में छुपाया हुआ था। रूम हीटर भी ऑन था, जिससे रूम का टेम्परेचर नॉर्मल था। खुद पर किसी के गहरी नज़रों का महूर और रुखसार पर जाना बेचाना लम्स महसूस करते इसने अब की बार हिम्मत करती अपनी बुखार की वजह से सुर्ख डोरों वाली खुमार आंखें खोली, तो नज़रें सीधी काली गहरी आंखों से टकराई। वो शायद अपना ख्वाब समझ बैठी या कोई गहरा ख्याल। तभी लब अपने आप मुस्कुराने लगे। आसिम, इसके लब सरगोशा ना हिले के मुकाबिल इसके आंखों की सहर में खोया मुस्कुराया था। जी बेगम जान। झुकी अकीदत से उसकी पुरहिद्दत पेशानी पर लब रखे कि वो सुकून से एक बार फिर आंखें मूंद गई। आसिम, वो अब भी जैसे अपने ख्यालों में खोई सी पुकारने लगी, तो जहांगीर इसके साथ थोड़ी जगह देखता एहतियात से साथ ही नीम दराज हो गया। बेगम, आपकी शरीरें आवाज़ें सुनने में हमातोन गोश हूँ। आहिस्ता से उसकी सुर्खसार को उंगलियों के पुरों से सहलाते हुए वो गंभीरता से बोला, तो हयाम ने मंदी मंदी आंखें फिर से खोली। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। वो इसके इतने करीब महसूस करते वो आंखों में हल्की सी नमी लिए शिकवा कर गई कि जहांगीर मबहम सा मुस्कुराता इसकी पेशानी पर होठ सपत करता इसके हाथ को अपने हाथ में थाम गया। मैं हूँ ना, नाराज़गी दूर करने के लिए। वो इसकी उंगलियों के पुरों को छूते वो बिल्कुल मध्यम लहजे में बोला कि कमरे में नीम अंधेरे में इसका गंभीर भारी लहजा एक फंसू बिखर गया। आप तो दूर रहे। वो एक और शिकवा इसके लबों से रक्सा हुआ कि वो झुककर इसकी तपती रुखसार पर अपना लम्स बिखेरने लगा। वह अभी भी ज़ेरे ख्याल थी कि इसके रुखसारों में कवस कज़ा के रंग बिखर गए। महसूस करो, मैं करीब ही हूँ। वो इसकी पलकों की झिलमिल के छेड़ते वो अपनी मखसूस मुस्कान लिए बोला, तो हयाम के लब भी मुस्कुराहट में ढल गए। बेसाख्ता इसने अपना दूसरा हाथ उठाते अपनी मकरूती उंगलियों की पूरे को इसके खुद पर झुके चेहरे पर फेरे। इसकी उंगलियों के नरम लम्स महसूस करते इसकी आंखें भी मुस्कुराई थी, जो हमा वक्त इसका तवायफ कर रही थी। इसके तलस्मी लम्स का खुमार था कि दिल की धड़कन इसके कानों में सुनाई देने लगी। उसकी उंगलियां सरकती हुई इसके लबों पर जा ठहरी। जहांगीर ने बगौर इसकी आंखों को देखा, जो उंगलियों के ताकुब में ही थी। इसने आहिस्ता से होठों को जनबिश देते इसके पोरों को चूम लिया कि वो मुस्कुराती हुई हाथ हटा गई। सड़ियल खड़ूस। वो बड़बड़ाती हुई ख्वाब के ज़ेरे असर ही इसकी तरफ मुकम्मल करवट लेने लगी कि जहांगीर ने आहिस्ता से अपना बाजू उठाया कि वो ठीक से तकिए पर सर रखे, जबकि अपना बाजू खुद के सर नीचे दबा लिया और खुद भी थोड़ा करवट के बल इस पर झुक सा गया। तबीयत कैसी है?
वो करवट के बल लेटती फिर से गुनूदगी में चली गई। जब जहांगीर ने आहिस्ता से उसके बालों से गर्म टोपी को उतारा था, बिल्कुल भी ठीक नहीं। अपना एक हाथ इसके सीने पर रखते वो थोड़ा नरोठीपन से बोली थी। जहांगीर ने आहिस्ता से उसके बालों को सहलाना शुरू किया। मेडिसिन नहीं खा रही? इसके दोबारा नींद में जाने पर वो हनूज अपना लहजा नरम मध्यम रखता इसे पूछने लगा, जिस पर इसने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। मुझे याद किया? अब की जहांगीर की उंगलियां इसके रुखसार से होती इसकी पुरहत्तत गर्दन पर रखसा थी। हयाम ने नरमी से अपना खुमार जर्दा आंखें खोलते इसको शिकवा की निगाहों से देखा। यही लम्हा जहांगीर के असाब पर भारी पड़ा, बहुत। जिस अंदाज में वो कहते दोबारा से आंखें बंद कर गई थी, जहांगीर को इस पर टूट कर प्यार आया। वो दुपट्टे से नदारत इसके बेहद करीब इसके पहलू में इसकी महबूब बीवी थी। इसके गुदाज बदन के नकुश व निगार वाज़े थे कि वो इनकी रायनाया से नजरें चुराने लगा। नाराज़ हो? इसके चेहरे पर आते बालों को कान के पीछे अड़सते गर्दन से भी हटाए कि वो रुकावट से बन रहे थे। वो आहिस्ता से नफ़ी में गर्दन हिलाई, जबकि इसकी हसार में इसकी रक्सा उंगलियों को महसूस करते मजीद गर्दन तक सुर्ख पड़ रही थी। मुझसे प्यार है? अब वो शायद अपनी मर्जी का सुनने के मूड में था, तभी पूछ बैठा, जबकि इस सवाल पर हयाम के हल्के खुले होठों का नजरना इसे मुतबस्सम कर गया था। बिना कुछ कहे हयाम ने आहिस्ता से सरस बात में हिलाया तो जहांगीर ने इसकी ठोड़ी पर आहिस्ता से उंगली फेरी कि वो सिमट गई। इसकी बुखार की तपिश से गर्म सांसें मजीद झुलस रही थी, जो जहांगीर अपने सीने पर वाज़े महसूस कर रहा था। सांस सांस गुर्बतें हैं, बात बात दूरियां, तेरे मेरे दरमियान ये राब्ते अजीब है, मोहब्बत भी। इसके सवाल पर जहां हयाम के लबों पर शर्मिंगी मुस्कुराहट ने आयता किया था, वहीं एक सुरूर सा बरपा हुआ था कि चाह के भी खुद पर जब्त करके पहरे ना बिठा पाया और बेसाख्ता ही झुकता इसकी गर्म सांसों को महका गया। इसके रुखसार पर लम्स छोड़ते वो मजीद बेखुद हुआ तो फासला बनाना चाहा, लेकिन हयाम की मुट्ठी में शर्ट देखते वो दूर ना हो पाया, जबकि वो अपनी अध खुली आंखों से जहांगीर को देखने की कोशिश करने लगी। ख्याल रख रही हो ना अपना? इसके माथे को नरमी से छूते हुए बोला तो इसने झट से सर हिलाया। वो वाकई अभी हवास में नहीं थी, वरना इसकी तरह जवाब न देती, उल्टा भड़क उठती। जहांगीर जानता था कि कैसे इसने बात निकलवानी थी, तभी वो इन फसूखेज़ लम्हात में इज़हार मोहब्बत सुनने की चाह कर बैठा। कहीं दर्द महसूस होता है? नरमी से अपनी शर्ट को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करते वो कुछ सीधा हुआ। जहाँ गोली लगी वहाँ हल्की सी दर्द की ठीस उठी थी। इस सवाल पे वो बस हूँ करके रह गई। शायद वो गहरी नींद में जा रही थी। एक बार झुकते इसकी पेशानी को लम्स में मतबर करते आहिस्ता से बाजू इसके गिर्द बांधते वो आंखें मूंद के साथ लेटे वजूद की मौजूदगी को महसूस करने लगा। हयाम ने इसके मजीद करीब होने की कोशिश की कि जहांगीर ठंडी आँख भर के रह गया और एहतियात से उसके सर को अपने बाजू पर मुंतकिल किया कि हयाम को वो सिमटती हुई मुकम्मल इसमें समा गई। बेगम, क्यों मुश्किल बना रही हो मेरे लिए? लंबा सांस खींचता मुँह पर सुकून हुआ था। फ़ोन पर कही बात जहांगीर ने सच की थी। वो हफ्ते बाद ही यहाँ मौजूद था इसको ले जाने के लिए। वो कैफ और ज़रगुल के साथ यहाँ आया था। इरादा इनको हयाम को यहाँ से ले जाने का था, लेकिन यहाँ आते ही खबर मिली कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, अभी सफ़र नहीं कर सकती। दादी जान ने सहूलत से इन सब को यहाँ रुकने को कहा। जहांगीर थोड़ा तुजबुज का शिकार हुआ, लेकिन असफान के सरार पर मान गया। शाम को वो सब यहाँ पहुँचे थे। खाने से फारिग होते थोड़ी देर दादी जान इसकी सेहत के बारे में इस्तफसार करती रही, क्योंकि इनको असफान ने बताया था कि गोली लगी थी इसको। साथ ही कैफ को ठीक देखते इसे ढेरों दुआएं दी थी, क्योंकि वो ठीक से चल फिर रहा था और इसका ज़ख्म भी अब बिल्कुल ठीक था। रात की खनकी महसूस करते ही असफान ने खुद जोफ़ा को इशारा किया कि वो जहांगीर को रूम में छोड़ाएं। जहांगीर मुस्कुराता हुआ जोफ़ा के साथ चल दिया, लेकिन सीढ़ियों की जानिब देखता वह हल्का सा हंस दिया। असफान इसकी हालत को समझता हुआ खुद इसके पास आया और आहिस्ता से इसको साथ लिए सीढ़ी चढ़ने लगा। रूम के बाहर पहुंचते ही उसने तशक भरी नज़रों से देखा जब इसने बताया कि हयाम रूम में ही सो रही है, जिस पर वो सर हिला गया। असफान के जाते ही वो रूम में आया था, जहाँ नीम अंधेरा था और वो ब्लैंकेट में दुबकी सो रही थी। अपनी जैकेट उतारता हुआ नरमी से इसके पास ही बैठ गया कि अंधेरे में भी इसका चेहरा चांदनी लिए हुए था।
آدھی رات کا وقت تھا جب اسے ہلکی سی درد محسوس ہوئی تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ جب نظریں حیام کے چہرے سے ٹکرائی، وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں اس کے قریب سو رہی تھی، ایک ہاتھ اس کے سینے کے قریب جبکہ دوسرا جہانگیر کے گرد۔ اس نے گردن ہلکی سی موڑ دیں اپنی پیٹ کی جانب دیکھا۔ جب اسے درد کی وجہ سمجھ آئی، وہ اپنا ہاتھ بے خیالی میں ہی اس کے زخم والی جگہ پہ رکھ چکی تھی۔ جہانگیر نے حیام کے چہرے پر نظریں ٹکاتے اس کے ہاتھ کو آہستہ سے وہاں سے ہٹاتے اپنے کندھے پر رکھ دیا۔ نیند میں خلل ہونے کی وجہ سے حیام کروٹ بدل کے اس کی طرف پش کر گئی۔ جب جہانگیر نے آہستہ سے اس کے گرد بازو کرتے دوبارہ سے نیند کی وادی میں چلا گیا، وہ ایک پل کو حیران ہوتا کہ حیام واقعی اتنی گہری نیند میں تھی کہ اس کی موجودگی کو خیال یا خواب تصور کر رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکیوں کے آگے پردے پہرا دے رہے تھے کہ چاند کی روشنی کو اندر آنے میں رکاوٹ سی تھی، جبکہ کمرے میں ہلکے سے بلب کی روشنی پھیلی کمرے کو خوابناک بنا رہی تھی۔ کہاں گئے تھے آج آپ؟ وہ گھر میں داخل ہوئے تھے، لاؤنج صوفے پر بیٹھے تھے کہ رقیہ بیگم اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے ان کے پاس ہی بیٹھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ کہیں نہیں، وہ سنجیدگی سے بولے تو رقیہ بیگم کو کچھ مشکوک سا لگا۔ آپ پھر اپنے بھائی کے پاس جیل گئے تھے؟ وہ نخوت سے کہنے لگی تو اکبر اعظم کے ماتھے پر بل پڑے۔ بھائی ہے میرا، خیر خبر تو رکھوں گا نا اس کی، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو رقیہ بیگم کو ناگوار گزرا۔ یہ سب اس ارتسام کی وجہ سے ہوا ہے، اگر وہ ان پیپرز پر سائن نہ کرتا تو آج فراد ہمارے ساتھ ہی ہوتا، اور آپ کو کیا ضرورت تھی کیس واپس لینے کی؟ وہ غصے سے ان پر بھڑک اٹھی کہ اکبر اعظم کے ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہوا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، تمہارے مشوروں کی مجھے ضرورت نہیں، وہ سختی سے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور بنا ان کی کوئی فضول گوئی سنتے وہ کمرے میں چلے گئے۔ پیچھے وہ دل محسوس کے رہ گئی اور ارتسام کو کوسنے لگی جس نے ان پیپرز پر سائن کیے جو کیس واپس لینے کی فائل تھی۔ اس نے گواہ بن کر سائن کیے تھے کہ وہ اپنی رضامندی سے یہ کیس واپس لے رہے ہیں، بنا کسی زور زبردستی کے۔ تم کہاں جا رہی ہو ابھی؟ دیبا اپنے روم سے باہر نکلتی ہوئی ایک بیگ ہاتھ میں تھامے کہیں جانے کو تھی جب رقیہ بیگم اپنا غصہ اس پر نکالتی ہوئی گررائی تھی۔ میں صنم کی طرف جا رہی ہوں، اس نے بلایا تھا، وہ بن بتاتی ہوئی جانے لگی۔ جب ان کی کھرکت آواز سنتے وہ رک گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس منوز کے پاس جانے کی، سارا گھر تباہ کر دیا اس نے، نہ تم میری بات سنتی ہو اور نہ ہی تمہارے ابو۔ خبردار اگر تم وہاں گئی تو، وہ سخت لہجے میں اپناتی بولی تو دیبا ان کو الجھن سے دیکھنے لگی کہ آج اس سے کس لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ماما یہ کس طرح بات کر رہی ہیں آپ اس کے بارے میں؟ اور میں کیوں نہ جاؤں وہاں؟ آپ چاہتی ہیں نا اپنی دوستوں کی کٹی پارٹی میں تو مجھے نہ روکی، ویسے بھی آپ کی وجہ سے میں بہت کچھ سہ چکی ہوں، وہ بھی دو بدو اپنا لہجہ بدلتی ہوئی بولی جبکہ اس کی بات سنتے وہ مٹھیاں بھیج گئی۔ پھر دیبا رکی نہیں بلکہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اتنا لیٹ کیوں ہوئی؟ کب سے انتظار کر رہی تھی میں۔ ابھی وہ صنم کے کمرے میں موجود تھی جہاں وہ دونوں بیڈ پر بیٹھی کچھ چیزیں سامنے پھیلائے ہوئے تھے، ماما نہیں آنے دے رہی تھی، عجیب سا رویہ ہو گیا ان کا، وہ کندھے اچکاتے بولی تو اور ایک پیکٹ اس کو تھمایا۔ ارتسام بھائی آفس چلے گئے؟ ارتسام کو گھر نہ پا کر وہ پوچھنے لگی۔ ہاں تبھی تو تمہیں بلایا، وہ اس بات میں سر ہلاتی بولی۔ یہ میں نے بہت مشکل سے ڈھونڈی ہے یہ، وہ اس کو پکڑاتی ہوئی بولی تو صنم نے ناسمجھی سے دیکھا، لیکن یہ اتنا مشکل کام نہیں تھا، کسی بھی شاپ سے مل جاتی تمہیں، وہ پیکٹ کھولنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تو دیبا نے فوراً سے اسے ہاتھ سے پیکٹ لے لیا۔ ہاں مل جانی تھی، لیکن جو میں لائی ہوں وہ ہر جگہ سے نہیں ملتی، اسپیشل تھی نا اسی لیے، وہ فقریاں بولی تو صنم ہنس دی۔ اچھا لاؤ میں چیک کروں، وہ واپس سے اس سے لینے لگی جب دیبا نے منع کر دیا۔ ابھی نہیں، جب پہنوں گی تب کھولنا، میں نے ٹھیک سائز لیا ہے اور کلر بھی بلیک ہے، فکر نہ کرو، بس تم تب کھولنا جب پہننے لگو گی، دیبا اصرار کرتی بولی تو صنم کو لاچار ماننا پڑا۔ ویسے کوئی فنکشن بھی نہیں ہے، نہ ہی ان کی برتھ ڈے، پھر میں کس خوشی میں یہ سب تیاری کروں گی، وہ دیبا تیکھی نظروں سے دیکھتی بولی تو دیبا نے آنکھیں دکھائی۔ یار ضروری نہیں کہ شوہر کے لیے بس کسی موقع پر تیار ہو، پیار بھی جتانا چاہیے وقفے وقفے سے، دیبا بڑی بہن کی طرح اسے سمجھداری کا مظاہرہ کرتی بولی۔ تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے جو میں تمہیں اتنی اچھی ٹپس دے رہی ہوں، وہ آنکھیں دکھاتی ہوئی دانت وصول کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ آگے ہی اتنے بے باک ہے، اگر میں اتنی ساری تیاری کر کے ان کے سامنے گئی تو، وہ سوچتی ہوئی پل کو رکی تو خود سے سوال کرتی ہوئی جواب پا کے جھرجھری لے اٹھی۔ بڑی ہے خطرناک تیاری ہے ویسے،
वो खुद से बड़बड़ाई तो दीपा कहा लगा उठी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं साथ वाले घर में ही रहती हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर लेना मुझे। दीपा आंखों में शरारत लिए उसको मासूम में से कहने लगी, जिस पर सनम खज्जल सी होती उसके बाजू पर हाथ मारती हुई घूरने लगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, इससे पहले कि मेरी मम्मा गुस्से से आंख बगला हो और इधर आ जाए। दीपा की चीज़ें साइड पर करती हुई बोली और बेड से उठकर अपने स्लीपर पहनने लगी। सनम इसकी लाई हुई चीज़ें वार्डरोब में रखने लगी, जबकि सोचों का माहौल बस अर्तसामी था। थोड़ी दिनों से दीपा इसको मशवरे दे रही थी कि वह अर्तसाम के लिए अच्छा सा डिनर प्लान करे और इसके लिए सजे, जिस पर सनम ने बताया कि वो रोज़ सजती संवरती हैं, लेकिन कुछ स्पेशल करो इनके लिए, ऐसा कि इनको होश ही न रहे। वो मायने खिजी से इसको कहती हुई मुख्तलिफ मशवरों से नवाजने लगी और कल इससे इसका पसंदीदा कलर पूछती हुई शॉपिंग पर निकल पड़ी और इसके लिए खूबसूरत सा जोड़ा लाई थी, जिस पर वह भी तायद करके गई थी कि जब पहनेगी तब इस ड्रेस को खोल के देखें। एक तरफ सनम का ये धड़कन था, कहीं वो कुछ और ना ले आई हो। खैर वो तो शाम में तैयार होते देख ही लेगी। अभी तो इसने अर्तसाम को कॉल करने का सोचा कि इसको बता दे कि रात को खाना घर ही खाएं और जल्दी भी आ जाए। अर्तसाम के वालिद साहब तो अभी किसी दोस्त से मिलने दूसरे शहर गए थे। जी खैरियत। वो ऑफिस से एम्प्लॉय से कोई ज़रूरी बात कर रहा था। जब सनम की कॉल आता देख वो एक्सक्यूज़ करता हुआ ज़रा साइड पर हो गया। वो फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हुए उसको घर आने का कहने वाली थी कि वो अपनी आदत के मुताबिक इसका जमला टोकते हुए बोला, सनम जानम, अर्तसाम की जान, कितना हसीन लगता है मेरा नाम जब तुम्हारे लबों से अदा होता है। वो कदरे आहिस्ता आवाज़ में बोला कि कहीं सुन ना ले। दूसरी तरफ वो इसका जुमला सुनते वो हमेशा की तरह ब्लश कर गई। मेरी बात तो सुनिए, थोड़ा नरोटेपन से कहा तो अर्तसाम मुस्कुराहट रोकता हुआ एक नज़र एम्प्लॉयज़ को देखता ऐसे कहने लगा, जी जी सुन रहा हूँ, आज आप जल्दी घर आइए और खाना भी कहीं मीटिंग के बहाने ना खा लीजिएगा, घर पर डिनर रेडी करूँगी मैं। वो फ़ौरन से बोली तो माबदा कहीं फिर से बात ना टोक दें। खैर है आज, अभी तो ऑफिस आया हूँ, मैं सुबह बता देना था। वो एक घड़ी में टाइम देखता बोला, क्योंकि अभी से 1 घंटा ही हुआ था यहाँ आए, बस ऐसे ही, बस आप याद से जल्दी आइएगा। वो बात घुमाती हुई लापरवाही से बोली तो अर्तसाम हौले से सर हिला गया। चलिए ठीक है जनाब, वैसे अगर आप इतना इसरार करके बुला रही हैं तो थोड़ा ज़्यादा एहतमाम कीजिएगा हमें ज़ेर करने के लिए। वो कुछ गंभीर लहजे में जो मायनी बोला तो सनम बौखला गई थी, ये क्यों ऐसा कह रहा था। ओके अल्लाह हाफिज़, वो कहती खटक से कॉल बंद कर गई कि अर्तसाम कहाँ लगा उठा। जान अकीर आ रहा है गाँव आज, अमाद को नाश्ता देते हुए गुल ने पूछा और इसके पास ही कुर्सी पर बैठ गई। शायद आज ना आए क्योंकि वो असफान लाला की तरफ है, कल रात से भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो उधर ही रुक गए। वो पराठे का निवाला तोड़ता हुआ उसको बताने लगा तो हयाम की तबीयत का सुनकर वो चौंक उठी। इसकी तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई? वो परेशानी से बोली, सर्दी हो गई है इन्हें, डॉक्टर को दिखाया था असफान लाला ने, फिक्र न करे, खान लाला भी उधर ही है। इसकी फिक्र देखता वो मुस्कुराता इसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, कैफ भी आ रहा है और जरगुल अद्दी भी। वो मजीद बोला तो जरगुल का सुनते इसकी आंखें चमक उठी। अम्मा बेगम नहीं आ रही वापस? वो बाकियों के आने का सुनते पूछने लगी। नहीं बाबा, और अम्मा बेगम उधर ही है घर पर, फिर कोई ना होता तो वो रुक गए। चाय का घूंट भरते हुए उसने सरसरी सा बताया तो सर ही लगी। अपना ख्याल रखिएगा और खाना टाइम पर खाइएगा। इसके माथे को चूमता हुआ मोहब्बत से बोला तो वो आंखों में मोहब्बत के हजारों रंग लिए उसको देखने लगी। वो मुस्कुराता हुआ कुर्सी खिसका कर निकलने को था जब गुल ने यकलख्त इसकी कलाई को अपनी मरमरी हाथ की गिरफ्त में लिया, जिस पर वो चौंका। शुक्रिया। इसके हाथ को दोनों हाथों में थामती हुई लबों से लगा गई और तशक्कुर भरी नज़रों से देखने लगी, जिस पर मुस्कुराता हुआ वापस बैठकर चेयर इसके करीब खिसका गया। किस बात का? अब के इसके हाथ थामते वो अकीदत से लबों से लगाते हुए पूछने लगा, जिस पर अपनी पलकों की झालर उठाते हुए से देखने लगी। हर बात का। मैं सोचती हूँ मोहब्बत कितनी खूबसूरत चीज़ है ना, अपने महबूब का पाबंद बना देती है, चाहे वो सड़ियल ही क्यों ना हो। वो थोड़े नरोटेपन से अमाद को जताती हुई बोली, जिस पर वो सर झुकाकर मुस्कुराहट छुपाता हुआ फिर से उसको देखने लगा। वाकई ये मोहब्बत बहुत हसीन है। लाख चाहने के बावजूद भी वो शख्स बुरा नहीं लगता जो आपसे मोहब्बत का दावेदार हो। वो भी कुछ जताता हुआ बोला कि अब की बार गुल मुस्कुराहट दबा गई। आप दुआ करते थे कि मैं आपको बुरी लगूं। वो मसनूई गफ़ी से बोली तो अमाद कंधे उचका गया। बुरी लगने की बजाय इतनी मोहब्बत हुई कि अपनी ज़िंदगी कह दिया आपको। वो कुछ मखमूर सा कहने लगा कि इसकी पल के आरज़ू पर सजदा रेज हुई थी। इसने हाथ छुड़वाना चाहा, जब वो आंखें दिखाता इस पर गिरफ्त बढ़ा गया।
अमाद अभी कोई आ जाएगा, क्या सोचेंगे सब। वो हड़बड़ाहट में कहती डाइनिंग हॉल के दरवाजे को देखने लगी। पहले सोचना चाहिए था ना, वो मज़े से कहता इसके हाथ को लबों से छूने लगा। मैंने तो ऐसे रोकने के लिए कह दिया था। अमाद, अम्मी आ गई, वो बुखलाहट में कहती हुई हाथ तेज़ी से छुड़वाने लगी, लेकिन वो अब कहाँ छोड़ने वाला था। इसे यही लगा वो मजाक कर रही है हाथ छुड़वाने के लिए, लेकिन उछला तो तब जब वाकई ताईजान की आवाज़ सुनी। अमाद बच्चे अभी तक गए नहीं, बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी दोनों को साथ देखती वो अंदर आते खुद शर्मिंदा सी हुई थी, लेकिन जब गुल ने देख लिया तो वो गला खंगालते हुए अमाद को मुखातिब करने लगी। वो पल में गुल का हाथ छोड़ते इससे ज़रा फासले पर हुआ, जबकि गुल मारे खजालत की नज़रें ना उठा पाई थी। मैं बस जा ही रहा था अम्मी, वह नज़रें चुराता हुआ बोला तो गुल भी जाने के लिए पर तोड़ने लगी। वो दोनों एक साथ जाने लगी कि टकरा गए आपस में। अमाद इसको रुकने का कहते खुद पहले गया और गुल शर्मिंदा सी उसके निकलते ही जाने लगी। लगता है कुछ ज़्यादा ही तंग करता है मेरा बेटा, के कहने पर भी नहीं छोड़ता। ताईजान टेबल से बर्तन समेटते हुए कुछ दो मायनी बोली तो गुल मज़ीद शर्म से सुर्ख पड़ गई और बगैर नज़रें उठाते इनके साथ ही बर्तन उठाने लगी। नहीं, वो बस ऐसे ही, इसे समझ ना आई कि वो क्या कहे। बस करो, अब मुझसे कितना शर्माओगी, आगे ही लाल हो ही पड़ी हो, ख्याल रखा करो अपना, बहुत बहुत। इसको मज़ीद शर्माता देखते वह हंसते बोली कि वो बस मुस्कुरा दी। चलो जाओ कमरे में आराम करो, बाकी मैं कर लूँगी। इसको नरमी से कहते कमरे में भेजने लगी कि वो जी कह के वहाँ से खिसक गई। किसकी जल्दी देखती वो सर नफ़ी में हिलाती हंस दी और दोनों बच्चों के लिए दुआएं करने लगी। हयाम उठे तो इसको मेडिसिन दे दीजिएगा, मैं तो अभी जा रहा हूँ किसी काम से। आईने के आगे खड़े होते बालों पर ब्रश फेरते इसने संजीदगी से कहा और ब्रश वापस टेबल पर रखते हुए परफ्यूम उठाते स्प्रे करने लगा। जी मेडिसिन मैं दे दूंगी, आप नाश्ता कर ले, पहले मैं बस जल्दी से बना देती हूँ। वो ब्लैंकेट को तय करती हुई बोली, जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। नहीं, नाश्ता नहीं करूँगा, अभी आपके बाबा को मिलने जाना है, ऑफिस के सिलसिले में, वरना लेट हो जाऊँगा। आज वो मामूल से हटकर पैंट शर्ट में मलबूस था जिस पर वो जैकेट पहनने वाला था। जोफ़ा ने जैकेट को पहले ही हैंग से उतार कर ड्रेसिंग के पास रख दिया था। यह आपकी जैकेट बहुत गर्म है, जोफ़ा एक बार जैकेट को पहनती हुई मज़े से बोली तो असफान आईने में इसको मुस्कुराता देखने लगा। हाँ, जब मैं पहनता हूँ तो सर्दी नहीं लगती, वो जोमाइनी बोलता हुआ जैकेट में ही हाथ इसकी कमर पर टिकाता हुआ अपनी तरफ खींचने लगा कि इसकी गैर मौत का आफ्ताब पर वो नासमझी से उसकी तरफ खींचती आई। सूरत हाल समझ आई तो यकलख्त वो बौखला उठी, साथ ही रुखसारे गाल बिखरने लगे। इस तरह भी मुझे सर्दी नहीं महसूस होती। इसने दोनों की तरफ इशारा किया था, साथ ही अपने हाथ मुकम्मल इसके गिर्द बांधे थे। अब आपको लेट नहीं हो रहा ना, वो भंवरे से कुड़ती हुई घूर के बोली। बेसाख्ता ही में उसने अपने हाथ इसके बाजू पर रखे थे। आप लेट करवा रही हैं, सारा इल्ज़ाम इसके सर डाले वो मुस्कुराया था। इसकी मुस्कुराहट को इतने करीब देखती जोफ़ा को जैसे पेट में गुदगुदी सी हुई थी। ये जो आपकी मूछें हैं ना, इसकी मूछों को अपनी नाजुक उंगलियों को छूती वो शरीर लहजे में बोली थी। आपको चुभती नहीं, इसे कहते असफान को आंखों में देखना चाहा, लेकिन इसकी परशूक निगाहों से खुद को तख्ता पा के दोबारा से सर झुका गई। जैसे आपको चुभती है, इसके सवाल पर वो मासूम लहजा अपनाते हुए पूछने लगा कि जोफ़ा इसकी बात सुनते शर्म से इसके बाजू पर हाथ मार गई। इतनी देर में आपने नाश्ता कर लेना था, वो जताती हुई बोली और इसके बाजू खुद से हटाने चाहे जब वो शरीर होता हुआ इसको छोड़ने के बजाय इसकी राह फरार को तंग कर गया। असफान, लेट हो रहे हैं आप। वो हल्का सा चीखी थी कि वो हंसा और इससे दूर हुआ। इसकी जैकेट उतारते इसको थमाती हुई वो दुपट्टा ओढ़ती हुई साथ बाहर आ गई। इसको रुखसत करने के बाद वो दादी जान के कमरे में गई इनको जगा सके। दादी जान अपने कमरे में बैठी तस्बीह करने में मसरूफ़ थी तो जोफ़ा किचन में आ गई नाश्ता देखने। थोड़ी देर में ज़रगुल के साथ अबान भी इसके पास ही आ गए। इनसे बातें करते वो मुलाजमा से नाश्ता तैयार करवाने लगी। कहाँ हम कहाँ वसले जाना की हसरत बहुत है, इन्हें एक नज़र देख लेना। सूरज की किरणें हल्की सी किरणें खिड़की से अंदर आती पर्दों से अटकलियां कर रही थी। जब इसने खुद को किसी के नरम गरम हिसार में खुद महसूस करते सुकून से आंखें खोली तो नजरें सीधा इसके बंद आंखों को टकराई तो इसकी शर्कफी लब मुस्कुराए, साथ ही आंखों में चाहत के रंग नुमाया हुए थे। इसे हाथ बढ़ाते इसके माथे पर बिखरे बाल संवारे थे, साथ ही इसके गाल पर अपना मरमरी हाथ रखा। रात के आखिरी पहर जब इसकी आंख खुली तो जानी पहचानी खुशबू महसूस करते इसके आवाज़ सुन सना उठे। रगी जान का सोचती उसने अपने लम्स महसूस किए
गर्दन से हल्की सी घुमाई तो वो इसके बेहद करीब ख्वाबी खरगोश के मज़े ले रहा था। अपनी बिसारतों पर यकीन ना करते इसने करवट बदलनी चाही। जब इसका बाजू अपने गिर्द लपेटा पाया, अब कदरे गनोदगी खत्म हो चुकी थी, तभी वो होश में थी। आहिस्ता से वो करवट इसकी तरफ लेती हुई मुड़ी तो मुस्कुराहट इसके लबों पर रक्सा हुई थी। मतलब जो वो रात को समझ रही थी इसका वहम ख्याल या ख्वाब में, वो वाकई हकीकत में इसके पास मौजूद था। और अब वो दोबारा सुबह उठी तो उसका रहा सहा शक भी हकीकत वाज़ेह कर रहा था। वो इसके पास था और इसके पहलू में। काफ़ी देरी हुई इसको ऐसे ही मोहब्बत भरी नज़रों से तकती रही, जैसे वो सारे गुजरे दिनों का हिसाब कर चुका रही थी इसको देखकर। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर जाएगा ना कहीं। मिस ने कहीं के अब भी ना आते, रुक जाते थोड़े दिन में, खुद आ जाती आपके पास, ख्वामखा आपको तकल्लुफ़ किया। इसको घूरती हुई वो बिल्कुल सरगोशियाना अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही थी। साथ ही इसकी मगरूर नाक को अपनी उंगली से छेड़ती हुई हल्के से बोसा लिया था। अब की नज़रें इसकी बंद आँखों पर गई, जहाँ काली घनी घुमदार आँखें पल के बाहर पहरा दे रही थी। ये जो काली आंखें ना बहुत प्यारी है। आप मुझे क्लास में सबके सामने घूरते थे, जबकि अंदर ही अंदर प्यार भरी नज़रों से देखते थे। वो मबहूत सी इसकी पलकों पर अपनी उंगली फेरती हुई हल्का सा हंस के बोली और इन पर हल्के से फूंक मारने लगी। आपकी हल्की हल्की दाढ़ी नहीं शेव, ये इतनी सूट करती है आप पर, बिल्कुल हैंडसम हीरो। अब अपनी उंगली इसकी शेव पर फिरती हुई अपने नाम का एच लिखने लगी। सुन तो नहीं रहे ना? वो कुछ मशकूक सी होती इसकी बंद आंखों को देखती हुई बोली, और वो इसके चेहरे पर हाथ रखने से ही बेदार हो गया था कि एक एक हरकत को, एक एक लम्स को महसूस कर रहा था। इसकी बातें इसे जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर कर रही थी। इसके सवाल पर वो बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट दबा गया, वरना भी दिल चाह रहा था कि दिल खोल कर बेगम की शरारतों पर हंसे। आपको पता है मैंने कितना मिस किया आपको, अब कि वो थोड़ा दुखी लहजे में बोली, जबकि इसकी मकरूती उंगलियां इसके लबों के करीब ला रही थी। इसकी उंगली की हरकत को महसूस करते जहांगीर जैसे सीने में सांस अटकी थी। कब आप मुझे बेगम कहें, कब आप मुझे पुकारें? इसके लबों के किनारों को उंगली से महसूस करते हुए वो मजीद करीब हुई थी। रुखसार पर बेसाख्ता ही गुलाबी रंग नुमाया हुए तो पलकें भी लजर उठी। इसकी बंद आंखों को देखती हुई वो दोबारा से नज़रें झुकाती, अपनी नज़रें उंगली पर की। जहांगीर की गर्म सांसें वो बखूबी अपनी गुलाबी पंखड़ियों पर महसूस कर सकती थी। ये पहली बार था कि वो उल्फत का इजहार इस तरह पहल करके करने वाली थी। लेकिन अचानक ही जहांगीर की साइड टेबल पर पड़ा जहांगीर का मोबाइल अचानक से बजना शुरू हो गया कि वो इसके चेहरे से नज़रें हटाती हुई हड़बड़ाहट में इसके ही सीने पर हाथ रखते ज़रा ऊपर को उठी थी और मोबाइल को पकड़ना चाहा। शायद सुबह का अलार्म लगा था जो अभी बज रहा था। मोबाइल की आवाज़ सुनते जहांगीर ने पट से अपनी आंखें खोली और मोबाइल को कोसने लगा तो अगले ही लम्हे वो बुरी तरह दर्द से करा उठा। आह, क्या हुआ? हया मोबाइल से नजर हटाते बौखला कर वापस से जहांगीर को देखती हुई डर व खौफ से पूछने लगी, जबकि एक हाथ इसने डर से अपने मुंह पर रख लिया। हाथ वो बस दर्द की शिद्दत से यही कह पाया तो हयाम ने नासमझी से अपना हाथ वहां से हटा के वो भी मुंह पर हाथ रखा। क्या हुआ आसिम, क्या हुआ? वो डरती हुई बोली, क्योंकि अभी भी वो लेटा हुआ था, जबकि वो हड़बड़ा के उठ बैठी थी। हाय, क्या हुआ है, बताइए भी, वो रूहान सी होती पूछने लगी, जबकि वो कुछ बता ही नहीं रहा था। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, वो कुछ संभल के बोला और उठने की कोशिश करने लगा। जब हयाम का दिल जैसे सूखे पत्ते की मानी लजर उठा, वो इसको बाजू से थामती हुई बिठाने में मदद करवाने लगी और जल्दी से तकिया इसके पीछे सेट किया। बीमार हूँ मैं और तीमारदारी मुझसे खुद की करवा रहे हैं, वो पल में आंखों में आंसू लाती हुई बोली। तो जहांगीर ने हैरत से अपनी बेगम को देखा। बेगम, तकलीफ मुझे हुई है, आंसू आपके निकल रहे हैं। जहांगीर मुत्तफिकर होता इसके नैन कटोरों को आंसुओं से भरा देख कर बोला तो हयाम ने शिकवा की नजरों से उसे देखा। आप मुझे बता भी तो नहीं रहे? वो संभल कर थोड़ा गुस्से से बोली। एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ चोट लगी थी, परेशान ना हो, वो नरमी से बोलता हुआ अपना बाजू उसकी गर्द लपेटते हुए अपने करीब करने लगा। लेकिन वो इसके एक्सीडेंट का सुनकर हवास भागता सी हुई। कब हुआ था, आपने मुझे बताया भी नहीं। वो पल में परेशान होती अपना रुख इसकी जानिब करती, नजरें वहाँ मरकूज की जहाँ भी वो हाथ रखे हुए था। बताता कैसे बेगम जान, आप ब्लॉक करके बैठी थी। अब की बार जहांगीर शिकवा करता हुआ बोला तो बजाय गलती मानने के हयाम ने घुरा। इधर आओ अब। वो अब अपनी बाहें फैलाता हुआ उसको बुलाने लगा, लेकिन इसकी नज़रें तो जैसे अब वहाँ जख्म वाली जगह पर टिक गई थी। ये दिखाइए मुझे, वो बालों को लपेटते हुए बोली और साथ ही उधर उधर नज़रें दौड़ाती हुई अपनी गर्म टोपी ढूंढती हुई उसे पहनने लगी, जबकि जहांगीर को इसकी खशमगी नज़रों से घूरने लगा।
मैं तुम्हें देखने लेने आया हूँ और तुम मेरी चोट को देखने की बात कर रही हो। वो बुरा मानता हुआ बोला तो हयाम आंखें घुमा गई। ओहो आसिम, 1 मिनट दिखाइए तो कहाँ लगी है? वो झुंझला के बोली, एक तो परेशानी हो रही थी, ऊपर से जनाब के नखरे। अभी मैंने शर्ट उतारनी है तो तुम लाल हो जाना। जहांगीर थोड़ी टेक छोड़ता हुआ अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और साथ ही जताना न भूला, जिस पर हयाम वाकई एहसास करती हुई सटपटा उठी। इसने जैसे ही शर्ट के 4 बटन खोलते दाएं जानिब से साइड पर की तो हयाम घबरा गई। वहां पे बैंडेज किया गया था। हयाम मुंह पर हाथ रखे कांपते हाथों से इसको हल्का सा छूने लगी। ये कब हुआ? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो भराए लहजे में बोली और जहांगीर को देखने लगी, जो खुद इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। 2 हफ्ते हो गए, गांव में किसी को नहीं बताया था। तुम परेशान न हो, मैं ठीक हूँ। अपने सीने से इसका हाथ हटाता खुद की गिरफ्त में लेता लबों से लगाते बोला, ठीक है आप? ठीक है आप? अब इतनी दर्द हो रही है आपको? वो थोड़ा डांटने के अंदाज में थोड़ी देर पहले का हवाला देती हुई बोली तो वो मबहम सा मुस्कुराया और इसको पास करते हुए आहिस्ता से सीने से लगाया। हाय, आदाब मोहब्बत के तकाजे सागर। लब हिले, शिकायत ने दम तोड़ दिया। मेरा छोड़ो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अपनी शर्ट ठीक करता अब उसके तफ्तीशी अंदाज में पूछने लगा, जिस पर हयाम ने जख्म वाली जगह से नजरें हटाते हुए नासमझी से चौंक कर उसकी जानिब देखा। क्या नहीं बताया? वो जिस अंदाज में मुस्कुराया तो हयाम को लम्हा ना लगा था समझने में। वो अगले ही पल वो गर्दन तक सुर्ख पड़ी थी। बताया तो था आपको अम्मा बेगम ने। वह नज़रें वापस झुकाती हुई इस पर और खुद पर ब्लैंकेट सही से उड़ाने लगी। तुमने तो नहीं बताया था ना? वो संजीदगी से जताते हुए शिकवा कर गया था। साथ ही इसके बालों में फिर से गर्म टोपी उतारी थी। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। वो अपने लफ्ज़ों पर जोर देती हुई बोली कि इसे कौन सा फिक्र थी मेरी? तो मेडिसिन भी तो नहीं खा रही थी तुम? वो संजीदगी से बोला तो हयाम चौंक उठी। भला इसको कैसे मालूम था? मेरा दिल घबराता है इस सब से। इसने एतराफ़ करते हुए साफ गोई का मुजाहरा किया, जबकि वो एक बाजू इसके गिर्द और दूसरा हाथ से इसके बाल सहला रहा था। तो तुम्हें ये बात डॉक्टर को बतानी चाहिए थी, ना कि सबको ये बताना कि तुम मेडिसिन ले रही हो। वो समझाने वाले अंदाज में बोला तो हयाम खामोशी से सर हिला गई। आपको अब दर्द तो नहीं हो रहा? वो दोबारा से गर्दन इसकी जानिब मोड़ती हुई चेहरे को देखते पूछने लगी, जिस पर इसे मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाया और झुक के इसके माथे पर लब रखे। वैसे अभी कुछ देर पहले तुम कुछ करने वाली थी। कुछ पल उसे ऐसी खामोशी की नज़र हुए जिसमें हयाम इसके हाथ को थामे आंखें बंद किए हुए थी, जब जहांगीर की गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी। हयाम नासमझी से उससे पूछने लगी, जब तुम्हारी ये मखरूती उंगलियां बारी बारी मेरे चेहरे पर अपना रास्ता बना रही थी, कहीं जाकर ठहरी थी? नरमी से इसके बाजू पर मुंतकिल करता हुआ कदर इसके चेहरे के करीब झुकता हुआ याद दिलाने लगा कि हयाम याद करते हुए मारे हिजाब के सुर्खियां छलका गई। मैं तो कुछ नहीं करने वाली थी, बस आपका मोबाइल उठाने लगी थी। वह मुस्कुराहट दबाती हुई शरारत से बोली और इसकी आंखों में झांकने लगी। इससे पहले इसके हाथों की उंगलियों को नरमी से लबों से लगाते हुए वो सरगोशियाना बोलता तो हयाम की आंखों में खुशगवार हैरत समाई। अपने तराशे लबों को हसीन समा बनाती वो इन पर मुस्कुराहट खिलाती हुई जहांगीर को सवालिया नज़रों से देखती हुई अपनी परशोक निगाह से अंगूठी पर टिका गई, जो इसके दाएं हाथ में मौजूद थी। सादा सी नफीस सी वो मंदरी जो छोटे छोटे हीरों में मजीन थी। दरमियान में बड़ा हीरा जुड़ा था जो इसकी खूबसूरती को मज़ीद निखार रहा था। इसे पूछने की ज़रूरत ही न थी, लेकिन वो वाकई बहुत कीमती थी। इतनी बड़ी खुशी का शुक्रिया अदा करना तो बनता था मेरा। वो मोहब्बत से इसके रुखसार को सहलाता हुआ सरगोशी में बोला तो हयाम शर्मा की सिमट सी गई। तुम्हें बुखार हो रहा है फिर से? इसकी कलाई अब भी इसकी नरम गिरफ्त में थी, जब जहांगीर ने शरारत से कहा। नहीं तो? हयाम खुद को ठीक पाते हुए हैरान होती बोली, अभी तो बुखार उतर चुका था। तो फिर ये तुम्हारा चेहरा मेरी वजह से टमाटर बना है? वो संजीदगी से बोला तो हयाम ने मतलब समझती हुई गफ़ी से इसके बाजू पर हल्की सी चिपत रसीद कर दी। जब इतने करीब आएंगे तो ऐसा ही होगा। वह हल्का सा बड़बड़ाई तो जहांगीर ने कहका लगा उठा, नींद आ रही है फिर से? थोड़ी देर में ही हयाम आंखें बंद करती हुई सुकून से इसकी तरफ करवट लेटी तो जहांगीर ने नरमी से पूछा, जिस पर वो सर हिला गई। जहांगीर को इतनी तो मालूमात थी कि इस हालत में नींद बहुत आती थी, लेकिन अभी से ही वह हैरान हुआ था। इसके हसार में कंधे पर सर रखे वो फिर गनोदगी में जाने लगी कि जहांगीर घड़ी में सुबह के 8 बजते देखता हुआ खुद भी आंखें मीचते हुए सुकून की सांस भर के रह गया। थोड़ी देर बाद वो इसके साथ ही उठ जाएगा। अभी वो इसकी नींद में खलल नहीं डालना चाहता था, तो मोबाइल पकड़ते इसमें मसरूफ़ हो गया। आजकल क्या कर रहे हैं आप?
वो नाश्ते से फारिग होते हवेली के बरामदे में कुर्सियों पर बैठे कुछ ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे जब जोफ़ा ने कैफ से मुखातिब होते पूछा, मैं कुछ भी नहीं, अभी ज़रा आपकी बहन ने संभाला है तो फारिग ही हूँ। वह हल्की सी मुस्कान चेहरे पर सजाए बोला तो ज़रगुल इसकी बेतुकी बात पर घूर कर रह गई, जबकि जोफ़ा अपनी मुस्कुराहट रोक गई और इसके बाद जोफ़ा ने मुस्कुराहट दबाती हुई संजीदगी से बोली, इसके बाद जो पहले करता था, ज़्यादातर आसिम साहब को तंग और फिर ऑफिस के कामों में मसरूफ़। वो थोड़ा आगे को झुकता हुआ सादा से लहजे में बोला और साथ ही लगे हाथों अबान के बाल खींचे जो इसके करीब ही अपनी माँ की गोद में बैठा मज़े से अखरोट खा रहा था। मम्मा, मामू मार रहे हैं। वो चीखता हुआ उसकी शिकायत करने लगा कि वो अपना मुंह खोले इसको आफत को देखने लगा। बेटा, मामू प्यार कर रहे हैं, मार तो नहीं रहे। वो अबान को पचकारती हुई बोली। हयाम को क्या हुआ था अचानक? ज़रगुल अब हयाम की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करने लगी। इसको बुखार हो गया था, डॉक्टर को चेकअप करवाया था, लेकिन रात को अचानक से तेज़ हो गया था, फिर तभी वो आप लोगों से नहीं मिल पाई। जोफ़ा थोड़ी फिक्र से बोली तो ज़रगुल ने सर हिला गई। मैं इसको पहली बार मिल रही हूँ, थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। वो हल्का सा सी तभी जब जोफ़ा को वो बिल्कुल कैफ की कॉपी लगी, क्योंकि दोनों में बहुत मशाबत थी। ज़रगुल और गुले लाला दोनों के नाम पिश्तो थे, लेकिन गुले लाला ही बस पठान लगती थी इसके बालों और आंखों के रंग की वजह से। ऊपर से वो थी भी बहुत खूबसूरत। मैं जाके देखती हूँ उठे या नहीं। जोफ़ा गोद में रखी प्लेट को वापस टेबल पर रखती हुई बोली और वहाँ से जाती बाएं जानिब बनी सीढ़ियों की तरफ घूम गई। देखा कैसे मेरी खिदमतें हो रही हैं? जोफ़ा के जाते ही क्या फकरिया बोला तो ज़रगुल आंखें घुमा गई। जहाँ तक मुझे लगा इसकी नेचर ही ऐसी है। ज़रगुल ने इसकी खुशफहमी को दूर करना चाहा। एक्चुअली मैं इनकी बहन का होने वाला शौहर हूँ, तो वो मुझे प्रोटोकॉल दे रही हैं। ज़्यादा खुद से बातें ना बनाओ। वो दांत पीसता हुआ बोला, साथ ही फिर से अबान के बाल खींचे। अब की बार ज़रगुल ने इसके हाथ पर चपित रसीद की। बकवास। वो मुंह बना के इसकी बात को खातिर में ना लाती। कैफ जल भुन कर रह गया। वैसे क्या जाता अगर मैं खुद रमसा को छोड़ने चला जाता इसके घर, या वह हमारे साथ यहाँ जाती? ये भी तो इसकी बहन का घर है ना। वो प्लेट से पिस्ता उठाता वह शिकवा करते बोला, हाँ बहुत अच्छे, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, दूल्हा पहले ही दुल्हन के साथ कहीं आए जाए। ज़रगुल एक नज़र इसको देखती हुई जता के बोली, यह रस्म हमारे यहाँ नहीं, सारी यहाँ है। वैसे भी अभी कौन सा वो मेरी दुल्हन बन गई थी, अभी तो रिश्ता ही तय हुआ है ना। वो कंधे झुकाता हुआ बोला जैसे ये बात नॉर्मल थी। फिर शादी के बाद ही घूमते रहना उसके साथ। वो अबान को गोद में उठाती हुई बोली और इसके पास से उठती हुई बाहर सैन में थोड़ी धूप देखती वहाँ चारपाई पर बैठ गई। पीछे वो इसकी निकल उतारता हुआ बाकी के बादाम खाने लगा। हयाम, वो दरवाजे के बाहर खड़ी दरवाज़ा नॉक करती आहिस्ता से उसको पुकारने लगी। जोफ़ा ने एक दो बार फिर नॉक किया और जवाब ना पाते ही जाने लगी तो दरवाजे के खुलने की आवाज़ पर रुक गई। जी भाभी, हयाम मुस्कुराती हुई बोली। जोफ़ा इसकी तबीयत ठीक देखती हुई खिल उठी। माशाल्लाह से तबीयत ठीक हो गई, अब बेहतर लग रही हूँ। वो इसकी रुखसार को मोहब्बत से छूती हुई बोली तो हयाम ने असबात में सर हिलाया। आ जाओ, नाश्ता तैयार है, फिर मेडिसिन भी खानी है तुमने। भाई अभी तक नहीं उठे, वो कह के जाने लगी। जब जहांगीर का सोचते वो रुक के पूछा, उठे थे थोड़ी देर पहले, फिर से सो गए। मैं इनको उठाती हूँ। वो एक नज़र अंदर कमरे में देखती हुई बोली तो जोफ़ा सर हिला के वहाँ से चली गई कि वो नाश्ता ऊपर ही भिजवा देती हैं। दोनों की तबीयत ठीक नहीं। आसिम उठ जाइए। वो दरवाज़ा बंद करती हुई इसकी जानिब आती एहतियात से उठाने लगी, जो हल्की सी करवट लिए फिर से सो गया था। सो तो वो भी रही थी, बस दस्तक पर इसकी आंख खुल गई। तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो आके मसलता हुआ आराम से उठकर बैठने लगा कि हयाम सरत से उसके पास आती बिठाने में मदद करने लगी। जी ठीक, अब आप आइए, फ्रेश हो लें। वो कान के पीछे बाल लड़सती हुई बोली तो जहांगीर सर हिलाता वो वहाँ उठा। आराम से वो उसको सहारा देने के लिए आगे बढ़ी। जब जहांगीर मुस्कुराता बस को रोक गया। बेगम, मैं ठीक हूँ, आराम से चल फिर लेता हूँ। वो मुस्कुराया तो हयाम ओ कहती हुई ज़रा पीछे हुई। ध्यान से, ठीक है। जब वो वॉशरूम में दाखिल होने लगा तभी हयाम ने घबरा कर कहा, कहीं दर्द ना हो इसको चलने से। बेगम जान, आप साथ आ जाए ताकि आप आराम से मेरा ख्याल रख सकें। वो संजीदगी से बोला तो वो बौखला गई और मुस्कुराती हुई नफ़ी में सर हिलाने लगी। आप जाएं, वो कह के खुद बेडशीट को सही करने लगी।
तो वो सर झटकता हुआ वॉशरूम में बंद हो गया। बेडशीट सही करते हयाम की नज़र बेसाख्ता ही आईने की तरफ उठी तो वो साकित से रह गई। वो कितनी मुरझा सी गई थी और वो इस हाल में थी आसिम के सामने। ये सोचते ही वो शर्मिंदा सी हो गई। बाल ऐसे ही जैसे 3 दिन से बनाए ना हो, और ऐसा ही तो था। इसे कितने दिन हो गए थे अपने ख्याल नहीं रखा था। इसने सबसे पहले वार्डरोब से अपना एक ड्रेस निकाला और बालों को सुलझाने लगी। इसका इरादा बात लेने का था। जहांगीर फ्रेश होता बाहर निकला तो वो आईने के सामने खड़ी होते बालों के साथ मसरूफ थी, जिनको देखकर वो हौले से मुस्कुराया। आप बैठे, तब तक मैं भाभी से नाश्ता भिजवाती हूँ, मैं बात ले लूँ। जहांगीर को देखती हुई वो अपने कपड़े उठाती हुई बोली, बात लेने लगी हूँ। जब वो पास से गुजरने लगी तो जहांगीर ने बाजू से पकड़ते रोक कर पूछा, जिस पर वो सर हिला गई। इसके इकरार पर जहांगीर ने घूरा, अब सुबह तबीयत ठीक हुई है और अब तुम फिर तबीयत खराब करके चक्करों में हो? कोई ज़रूरत नहीं है बात लेने की, बस ऐसे ही फ्रेश हो आओ। वो संजीदगी से बोला तो हयाम का मुंह बन गया। हसीम, मेरी हालत देखिए ज़रा, मैं इस हाल में आपके सामने रहूं क्या? वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोली थी कि जहांगीर बेड पर बैठकर इस पर भरपूर नज़र डालते हुए मुस्कुराया। बेगम, आप हर हाल में मेरे सामने आएगी तो मुझे प्यारी ही लगेगी, जाओ बस चेंज कराओ। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला तो हयाम ड्रेसिंग में चेंज करने चली गई। फिर फ्रेश होकर जब वो वापस आई तो मुलाजमा कमरे में मौजूद टेबल पर नाश्ता लगा रहे थे। हयाम बिना दुपट्टे की थी तो थोड़ी खज्जल सी होती हुई बालों को आगे की तरफ करते हुए बेड पर मौजूद अपना दुपट्टा उड़ा। वो मोंगिया रंग के खदरे के सूट में थी जिस पर हल्की सी कढ़ाई हुई थी। जहांगीर ने इसके सरापर पर एक नज़र गहरी डाली। वो ब्लश करती हुई सोफे पर जा बैठी। इसके शर्माने पर वो मतबस्सम होता उसके साथ बैठ गया। ये शर्म आपको सुबह नहीं आई थी जब मेरी तारीफों को पुल बांधने जा रहा था? अपने कप फोल्ड करता हुआ वो कुछ शरीर में लहजे में इसकी सुबह की जाने वाली जसारतों का जिक्र छेड़ता हुआ बोला कि हयाम समझते ही मजीद गुलनार हो गई। यानी वो जाग रहा था। आपको किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए ऐसे। वो इसको शर्म दिलाने लगी कि इसने गलती की थी है। इंटरेस्टिंग। वो इम्प्रेस होता भवें उचका गया। और आपको किसी की नींद का एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। वो मुस्कुराहट छुपाता दो बदू बोला तो हयाम की आंखें हैरत से फैल गई। मैं फ़ायदा उठा रही थी आपकी नींद का? वो सदमे से हल्की आवाज़ में चिल्लाई थी, जैसे जिस पर जहांगीर ने बिना देखे मज़े से पराठे का निवाला तोड़ते हुए सर हिलाया। क्या चाहती है बेगम कि मैं अभी आपके जागने का फ़ायदा उठाऊं? वो उसके मुसलसल दिखने पर चोट करता हुआ मायनेखेज़ी से बोला तो हयाम होश में आते सर झुकाकर नाश्ते की तरफ मतवजा हुई। वो दोनों नाश्ते से फारिग हुए तो थोड़ी देर में ही मुलाजमा बर्तन उठाने आ गई। आप उधर ही रुकिए, मैं ज़रा नीचे से मिलकर आई सबसे। हयाम बालों को एक बार फिर से सुलझाते हुए आईने के सामने खड़ी होकर बोली, नहीं करो, खुले रहने दो इनको। इसको बाल बांधता देख वो टोक गया तो वो दोबारा से इनको खुला छोड़ते हुए वो अपना दुपट्टा सर पर जमाती हुई आईने के सामने से हटी तो एक नौजवानी आवाज़ पर चौंकती हुई दरवाजे की जानिब देखने लगी। हाँ, खुले रहने दो, इसको लंबे बाल बहुत पसंद है। ये जरगुल थी जो खुले दरवाजे को देखती नॉक करती हुई बोली। हयाम मुस्कुराती हुई जरगुल की जानिब आई और उससे मिलने लगी। इससे मिलो हयाम, ये हमारी बहन और कैफ की सौतेली बहन। वो बेड पर टेक लगाता हुआ संजीदगी से बोला तो सौतेली बहन पर हयाम ने नासमझी से जरगुल को देखा, क्योंकि जहाँ तक इसको मालूम था कैफ की ही बहन थी। वो सौतेली कैसी हुई? एक्चुअली वह फजूल से मुझे तंग करता रहता है तो बस ऐसे ही छेड़ने के लिए सौतेला कहते हैं, वरना मैं सगी बहन हूँ। वो मुस्कुराती हुई हयाम को देखती बोली, और जहांगीर खान का इनका तारुफ भी तो करवा दे मुझसे। हयाम इसको रूम में लाते हुए सोफे पर बैठाने का इशारा किया तो जरगुल ने कुछ गफी से जहांगीर को देखते बोला, क्यों, तुम्हें नहीं पता? वो आईब्रो उचकाते हुए संजीदगी से बोला तो वो कड़ के रह गई। सभी ऐसे थे, निकम्मे, कमीने। शी इज़ माई डियर वाइफ। जरगुल की घुरी पर वो शराफत से बोला तो जरगुल खुलकर मुस्कुराई। हाँ, बाल खुलने की फरमाइश पर पता चल गया। वो जवाबन शरारत से बोली कि हयाम के रुखसार तब उठे जबकि जहांगीर ने फुर्सत से हयाम को देखा। कैसी तबीयत है अब? अपने पास बैठी हयाम को देखते वो मुस्कुराते पूछने लगी। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। हयाम को ये बहुत प्यारी लगी। ये खान सब कितने प्यारे हैं। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, क्योंकि वो सब कज़न होते हुए भी बहुत खूबसूरत थे सब, और सब में सबसे प्यारी गुल जहांगीर तो है ही इसका था, तो वो सबसे पहले आता था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और ना ही खान की, तो मैंने सोचा कि रूम में ही आके मिल लूँ। जरगुल इसकी आंखों में देखती हुई नरमी से बोली, मामू मम्मा। हयाम जरगुल से बातें करने में मसरूफ़ थी जब अबान दरवाजे पर खड़े होकर जहांगीर को पुकारता हुआ बोला। इसके नज़दीक पर अजनबी घर था, तभी वो शर्माता हुआ अंदर आया था। इसकी आवाज़ पर हयाम के साथ साथ जरगुल भी चौंकी थी। मामू की जान, अंदर आ जाओ।
जहांगीर इसको अंदर बुलाने लगा तो वो झिझक के अंदर आया। अबान, आई एम हियर, कम इन बेटा। अबान को कतराते देख जरगुल ने पुकारा तो वो अपनी माँ की आवाज़ के ताकुब में देखने लगा जो सोफे पे मौजूद थी। वह आहिस्ता से कदम लेता वह अपनी माँ की गोद में चढ़ के बैठ गया। अबान, ये आपकी मामी जान है, खान मामू की दुल्हन। वह अबान का तारुफ हयाम से करवाने लगी जब वो हयाम से भी शर्मा गया। तुम्हारा बेटा अपनी कैफ मामू से बिल्कुल उलट है। जितना ये शर्माता है उतना ही वो बेशरम है। जहांगीर अबान को गोल रुखसारों पर सुर्खी देखता हुआ हंस के बोला तो हयाम भी मुस्कुरा दी। हयाम ने आहिस्ता से इसके सामने हाथ फैलाए कि वो इसके पास आए। वो मजीद शर्माता वो अपनी माँ की गोद में सिमट गया। जाओ, मामी बुला रही है। जरगुल ने अबान को गोद से उठाते हुए हयाम की गोद में बिठाया तो एक पल को हयाम ब्लश कर गई, क्योंकि इसने कभी बच्चों को उठाया नहीं था। वो इतना भी छोटा नहीं था, 3 साल का था। कैसे हो? वह मुस्कुराती हुई इसके रुखसार पर बोसा देती हुई बोली। वो हल्की आवाज़ में ठीक कहता हुआ जहांगीर को देखने लगा जो अपनी बेगम को देखने में मगन था। फिर ऐसे ही इनका आपस में अच्छा खासा वक्त गुजरता गया। जोफ़ा भी इनके साथ ही ऊपर बने दूसरे रूम में चली गई ताकि इनकी बातों से जहांगीर इरिटेट ना हो। कैफ असफान के वापस आते ही इसके साथ मसरूफ़ हो गया। जहांगीर अभी सीढ़ियाँ उतर चढ़ नहीं सकता था तो वो रूम में ही मौजूद था। तो थोड़ी देर बाद वो इसके पास आके बैठ गए। अच्छी महफिलें लगाई थी उन्होंने आपस में। सो चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तो आए तो इस रात की औकात बनेगी। तकरीबन रात के 8 बजे का टाइम था जब वो गाड़ी का पार्क करता हुआ अपना सूटकेस उठाते घर में दाखिल हुआ। खातिर ख्वाह तो कोई नहीं था घर में। इस वक्त मुलाजिम भी जा चुके थे। वैसे तो इसे आते अक्सर 9-10 बज जाते थे, लेकिन आज वो जितनी कोशिश कर सका जल्दी आने की उसने की, क्योंकि सनम जानम का ख़ास प्रोग्राम था कुछ इसके ख्याल में। वो लाउंज से होता हुआ अपने कमरे में पास पहुंचा और हल्के से नॉक करता अंदर दाखिल हुआ। सनम जानम, मैं आ गया। वह जैसे ही कमरे में दाखिल होता खुशगवार लहजे में बोला तो सामने मंजर देखते वो साकित सा हो गया। अल्फाज जैसे कहीं दूर का सोए। सनम, इसके लब सरगोशे ना हिले। दूसरी जानिब सनम अचानक से इसकी आवाज़ सुनते हवास बागता सी हो गई। वो दोपहर से खाना बनाने में लगी थी, साथ मुलाजमा को भी हल्कान किया हुआ था। अरतसाम की पसंद का खाना वो बहुत शौक से बनाती थी और अब भी बहुत अहनमाक से इसके काम में मसरूफ़ थी। शाम में कहीं जाके वो फारिग हुई थी तो किचन की सफाई मुकम्मल करते मुलाजमा को भी छुट्टी दे दी। अब बारी थी थोड़ा सजने संवरने की। रूम में आते इसने सबसे पहले कमरे की हालत दुरुस्त की। कमरे के बिल्कुल वसत में बेड मौजूद था जिस पर इसने अच्छे से शेड बिछाई थी और वार्डरोब से अपना वो पैकेट निकाला जो सुबह दीबा दे के गई थी। इसे सोफे पर बैठ के वो पैकेट खोला तो अंदर से नहायत ही खूबसूरत सा ब्लैक कलर का ड्रेस निकला। वो इसके घुटनों से नीचे तक की लॉन्ग फ्रॉक थी। इसके पहनने से पाँव की पिंडलियाँ वाज़ेह होती थी, जबकि पीछे से वो टील नुमा थी। इसकी फ्रंट पे बिल्कुल मायनी सा स्टोन वर्क किया था। एक बारीक सी स्टोन लाइनें थी, साथ बेल्ट जैसा डिज़ाइन बनाया गया था, जबकि इसके बाजू नहीं थे। ये स्लीवलेस थी। सनम ने इस बात को नोट नहीं किया। इसको ये ड्रेस बहुत पसंद आया। वो मुस्कुराती दबाती शावर लेने चली गई। शावर लेके जब वापस आई तो ड्रेस वैसे का वैसा ही बेड पर पड़ा था। वो हौले से मुस्कुराती हुई आईने के सामने खड़े होते अपने बाल सुलझाने लगी, साथ ही इसको ब्लू ड्राई कराने लगी। थोड़ी देर में ही बाल सुखाते ही इसको कैचर में मुकीद किया। रंग रूप तो वैसे भी बहुत गोरा था, खूबसूरत था, तो बस अपनी पलकों पर हल्का सा मस्करा लगाते हुए इसने ब्लश ऑन लगाया। ब्लैक के साथ इसने सुर्ख रंग की लिपस्टिक अच्छी लगी हुई थी। लिपस्टिक को छोड़ते अभी इसने चेंज करने का सोचा कि पहले चेंज कर ले, फिर बालों को और वो बाकी चीज़ें देखेगी। वो ड्रेस को उठाते हुए ड्रेसिंग में चली गई, लेकिन जल्द ही एहसास हुआ ये ड्रेस इसके पहनने वाला नहीं था। लेकिन अब क्या कर सकती थी, मंगवाया था तो। लेकिन वो दीबा गद्दार उसको ये बोल्ड ड्रेस ला के देगी गई थी। ये इसकी तो बैक नेक भी डीप है बहुत। वो ड्रेसिंग में मौजूद आईने में पीछे से अपना अक्स देखती हुई बोली, जिसमें इसकी हल्की सी कमर नुमाया थी, लेकिन ज़्यादा नहीं। शॉल से कवर कर लूँगी। वो सोचती हुई आगे से ड्रेस देखने लगी जो वाकई इसके साइज़ का था। इसके खूबसूरत दोधिया बाजू इस रंग में मज़ीद जाजिब नज़र आ रहे थे। लंबी सांस भरती वो बाहर आई और ज्वेलरी देखने लगी क्या पहने। वो पर सोचती हुई अपने बॉक्स को खोल के देखने लगी, भला इस ड्रेस पर क्या सूट करेगा। अरतसाम का दिया हुआ ब्रेसलेट अपनी कलाई की जीनत बनाई हुई एक रिंग उठाते
दूसरे हाथ में पेनी बारीक सा नफीस सा एक लॉकेट अपनी गर्दन में पहना और अब वो बालों को जो देखने लगी, क्या करे, खुले रहने देती हूँ, वह फैसला करती हुई इनको ऐसे ही ब्रश करती हुई कमर पर खुला छोड़ गई। अब वो सोचती हुई याद आने पर लिपस्टिक उठाते हुए होठों पर लगाने लगी। अभी इसने ऊपर वाले होठ पर लिपस्टिक लगाई थी कि अर्थसाम की आवाज़ पर चौंकना क्या, वो डर के ही उछल पड़ी। हाथ में मौजूद लिपस्टिक नीचे जा गिरी। वो हवास भागता सी होकर नीचे गिरी लिपस्टिक को देखने लगी, लेकिन अर्थसाम तो जैसे स्टिल से उसे देखने की चाह में था। इसका ये रूप पहली बार देखा था, मतलब आज वो वाकई इसको जेर करने के चक्करों में थी। तभी इसको चारों शाह ने चित किया था, आप आ गए। वह हल्की सी हिम्मत करती नीचे झुक के लिपस्टिक उठाने लगी। इसके कुंदन वजूद की रिनाइयों से वो नजरें भी ना चुरा सका, जबकि सनम इसकी झुलसाती निगाहों की तपिश महसूस करते बौखला सी गई। अपना बैग वहीं टेबल पर रखते वो कदम ब कदम इसके करीब आया कि सनम इसकी चेहरे से हवाइयाँ उड़ी थी। वो पहली बार तो करीब नहीं आ रहा था जो इसकी हालत गैर हो रही थी, लेकिन आज शायद वो कुछ ज़्यादा एहतमाम कर गई थी। एक पल को इसकी नज़रअंदाज करते वो लिपस्टिक को वापस टेबल पर रखते ऊपरी लब के रिंग को भी साफ करने लगी कि अचानक ही नरम गिरफ्त हाथ पर पड़ने से वो ना कर पाई। इतना एहतमाम, कुछ मुझ पर रहम करती, कुछ खुद पर रहम कर लिया होता। इसके करीब आता सरगोशी में बोला तो साथ ही खुद रिंग उठाते इसका रुख अपनी जानिब करते इसके निचले लब को भी सुर्खी से ढकने लगा। इसके लबों को रंग में भरने के बाद अब इसकी निगाहों का मरकज ही उस रंग में ढकी पंखुड़ियाँ थी। सनम की हथेलियाँ यकलक थी, पसीने से शराबोश हुई कि वहीं से भागने की परतोड़ने लगी, लेकिन हिम्मत कहाँ थी टांगों में जो अब भी इसका साथ देती। सामने हाथ बढ़ाते हाथ की पुश्त से उसके रुखसान को सहलाया और बगौर इसकी बंद आंखों को देखा जो घबराहट में सख्ती से मीच चुकी थी। अब ये सुर्ख रंग मुझे रकीब सा लग रहा है, क्या ख्याल है, उतार दूँ? वो इसके कान पे झुका सरगोशी में इसको बता रहा था या पूछ रहा था, लेकिन फिर भी सनम ने झट से नफ़ी में सर हिलाया। इस मामले में कभी तुम्हारी बात मानी है मैंने? एक हाथ से उसकी सिल्की घनी जुल्फों को महसूस करते वो शरारत बरामदा था। अर्थसाम खाना ठंडा हो जाएगा। इसकी पेशकदमी को रोकने की खातिर वो बर वक्त खाने का जिक्र छेड़ गई कि वो इसे कश्मगी नज़रों से देखने लगा। हल्का सा नरमी से मोहब्बत पर भरोसा लेते वो इसकी जान खलासी कर गया, जिस पर वो अपनी धड़कनों का शुमार करती गहरा सांस भर कर रह गई। इसका गाल थपथपाता हुआ वो फ्रेश होने चला गया। पीछे वो जल्दी से शॉल खुद पर लपेटती किचन में चली गई। 10-15 मिनट में खाना गर्म करके इसने टेबल पर लगाया कि अर्थसाम भी अपनी शर्ट की कोहनियाँ फोल्ड करता हुआ वह मुस्कुराता हुआ आया। इसके देखने पर सनम भी नरमी से मुस्कुराई और इसके साथ वाली चेयर पर बैठ गई। सनम अर्थसाम की मुसलसल निगाहें उल्फत पर नजरें चुराती खाना खा रही थी, लेकिन इसने तो जैसे कसम खा रखी थी इसकी जान खुश करने की। खाने के बाद मीठे में क्या मिलेगा? मुकम्मल खामोशी को इसकी गंभीर आवाज़ ने तोड़ा तो सनम ने खीर वाला बाउल इसके सामने रखा। खीर बनाई है मैंने, वो चहकती हुई बोली, जबकि अर्थसाम इसकी खीर को नज़रअंदाज करता हुआ इसके कलाई को पकड़ते थोड़ा करीब कर गया। मुझे तुम्हें चखना है, वो जो मायने से बोला कि सनम की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी महसूस हुई। सुर्ख चेहरा लिए इसे पलकों की झालर को उठाते अर्थसाम को देखना चाहा, जो महू से इसको तकने में मसरूफ था। अर्थसाम खाना खाए प्लीज़। अपना हाथ छुड़ाती वो इससे कदरे फासले पर होती हया आमीज़ लहजे में मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, जिस पर वो उसको अपनी गिरफ्त में से आज़ाद कर गया। शॉल से इसने अच्छे से अपने बाजू लपेटे हुए थे। खाने में फारिग होते सनम आहिस्ता से बर्तन समेटने किचन में रखने लगी। अर्थसाम भी इसके साथ ही किचन में गया। वो इसकी मदद कम, इसको सता ज़्यादा रहा था। आई एम वेटिंग, वो आँख दबाता हुआ कमरे में चला गया। पीछे वो मुस्कुराहट छुपा कर रह गई। अगले 2 मिनट में वो अपना काम करती कमरे में दाखिल हुई तो अर्थसाम आईने के सामने खड़े होते खुद पर स्प्रे छिड़क रहा था, जब इसकी नज़र सनम से टकराई। सनम जानम, आज तो तुम्हारी जान लेने के दर पर है, खैरियत? वो चलता हुआ उसके करीब आते गंभीर लहजे में बोला। सनम मुस्कुराती सर झुका गई। बस ऐसे ही सोचा कि मैं ज़रा शौहर के रंग में रंग जाऊं। बस के कंधे पर अपना नाजुक हाथ रखती वो पल में इसको हैरत ज़रदा कर गई। बहुत ही खूबसूरत सोच है सनम में जान। इसके उसी हाथ को थामते अपने लबों से लगाता बोला कि चांद की चांदनी सारी इसकी सभी अब चेहरे पर आ समाई थी। डिनर बहुत मज़े का था, अब कुछ मीठा मिल जाए तो मैं ठीक से शुक्रिया अदा कर सकूं। इसके बालों की आवारा लटों को कान के पीछे अड़सते वो जोमाइनी लहजे में बोला तो सनम की पलकें हया से लजर उठी। उसके माथे हाथ में कपकपा उठा।
आहिस्ता से झुकते अरतसाम ने इसकी ठोड़ी को चूमा था। शब्बे वसाल है, गुल कर दो इन चिरागों को, खुशी की बज़म में क्या काम जलने वालों का। वह आहिस्ता से दूर होता कमरे की लाइट को बुझा गया कि सनम के लबों पर शर्मिगी मुस्कुराहट रक्सा कर गई। चलता इसके पास आया, हाथ थाम कर आईने के सामने लाया जहाँ इन दोनों का अक्स वाज़े था। इसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां घुमाते, इससे बारीक सी चैन को उतारते वहाँ अपने नरम हो पुरहिद्दत लबों का लम्स बिखेरने लगा कि वो खुद में से मिटने लगी। मेरा मीठा हो गया, वह शरीर सा बोला तो सनम ब्लश कर गई। अभी इसकी धड़कनों ने जैसे उसने दगा किया था, जो आहिस्ता होने का नाम ही नहीं ले रही थी, उल्टा पल पल पड़ती जा रही थी। इसने अपने ट्राउज़र की पैकेट से कुछ निकाल कर आराम से सनम की गर्दन पर पहनाया कि इस मलगजे से अंधेरे में वो एक नफीस सा लॉकेट महसूस करती मुस्कुरा दी। क्या मैं मशकूर होता तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकता हूँ? इसके कान की लो को चूमते हुए जैसे वो इजाज़त चाह रहा था। पहले कभी पूछा है आपने? वह नरोटेपन से इसकी तरफ अपना रुख करते बोली तो अरतसाम कह काला काटा उसकी शिकवे पर। पहले कभी आप इस कदर जान लेने की दर पर नहीं आई थी जानम। जैसे बाजू की नरमियाँ महसूस करते अपनी उंगलियाँ उसके ट्रेस करने लगा कि सनम का देखना महाल हो गया था। जब जानती हूँ कि शौहर पहले से इतना गिरोदा है तुम्हारा, तो क्यों अपनी जान के लिए मुश्किल बनाई? अब की बार वो सरगोशी में जैसे इसको गलती गिनवा रहा था, जिस पर सनम खिलखिला उठी। ओस से प्यास कहाँ बुझती है, मुसलधार पर बरस मेरी जान। वह शरीर से सरगोशी करता इसको अपने साथ लगाता, मोबाइल पर हल्की सी धुन बजाता, हल्के से डांस स्टेप पर मूव करने लगा। रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर मुकम्मल होना चाहिए। इसको घुमाता, अपने बाजू पर गिराता हुआ इसके रुखसार पर लबरक गया कि सनम इसके मोहब्बत भरे लम्स में नाज से मुस्कुरा दी। जी मम्मा, आपने बुलाया था? वह अपने मम्मा बाबा के रूम में दाखिल होते हुए बोली। अभी थोड़ी देर पहले ही अजहर साहब ड्राइवर के साथ इसको छोड़ गए थे घर, क्योंकि वो सब गाँव जाने लगे थे। जी बेटे, आपसे ज़रूरी बात करनी थी हमने, इधर आइए हमारे पास। इसके बाबा अपने पास बुलाते प्यार से कहा तो वो उसके पास जाके बैठी, लाड़ से सीने पर सर जमा गई। कैसे गुजरे वहाँ दिन? सब ठीक था ना? इसके सर पर बूसा देते हुए बोले तो वो सर हिला गई। ये सब बहुत अच्छे हैं। जहांगीर भाई के साथ आई थी, रहती थी, फिर असफान भाई, और जहांगीर भाई के कहने पर इनके घर ही रुक गई। वो इनको सरसरी से बताने लगी। अपनी मम्मा से तो रोज़ ही बात होती थी इसकी, और इनको वो बता चुकी थी सब पहले से ही। और जिसके लिए वहाँ गई थी वो कैसे थे? उन्होंने कैफ का नाम लिए बगैर इसकी बाबत दरियाफ्त किया। अब वो बिल्कुल ठीक है, आपकी बेटी ऐसा वैसा काम नहीं करेगी, लेकिन मैं बहुत ही कोई सड़ियल किस्म से थे। बाकी सब तो हंसी मजाक में करते थे, बस मुझसे बात करने पर जाने इनको क्या होता था। वो मुंह बनाती बताने लगी, जिस पर इसकी मम्मा के साथ साथ बाबा भी मुस्कुराए। वो अपनों के साथ ज़रा घुल मिल के रहता है ना, तभी तुमको सर्द महरी दिखाता होगा। इसकी मम्मा ने कैफ की भरपूर हिमायत की। मैं कोई गैर तो नहीं थी, इनकी भाभी की बहन थी, वो बुरा मानते बोली। लेकिन वो तब गैर ही समझता था, इसीलिए हमने सोचा इसे अपना बना ले हम। वो तमीज़ बांधते हुए ढके चुपे अल्फाज में बोले तो रमसा को समझ न आई। अपना कैसे बना ले इनको? क्या भाई बना रहे हैं मेरा? वह इस्तहाज़ा मुस्कुराती हुई बोली कि उसकी मम्मा की आंखें दिखाई। कितना फजूल बोलती हो तुम, आपको सीधी तरह बताए ख्वामखा पहले आना बना रहे हैं आपकी। इसकी मम्मा संजीदगी से बोली तो इसके बाबा ने कहना शुरू किया, बेटा उन्होंने हमसे आपका कैफ के लिए रिश्ता मांगा है, जो हमने हाँ कर दी। वो बिना कोई इधर उधर की बात किए बोले तो वो सन्नाटों में आ गई। इसको लगा जैसे उसने गलत सुना था कुछ। जी? वो नासमझी से पूछी। अजहर साहब कैफ के वालिद का आपका हाथ मांगने आए थे अपनी बेटी के लिए। असफान और जोफ़ा से मशवरा करके हमने हाँ कर दी। वो नॉर्मल अंदाज में मुस्कुराकर बोले, क्योंकि इन्हें इस रिश्ते में कोई खबाहत महसूस ही ना हुई कि जबकि रमसा का हाल जैसे काटो तो बदन में लहू वाला था। वो हनक बनी अपने बाबा को देख रही थी, लेकिन वो तो बहुत सड़ियल है, मुझसे तो सही से बात भी नहीं करते। वो दुख ही लहजे में बोली, बेटा मैं पहले भी कहा कि वो अपनों में घुल मिल जाता है, तो जब आप भी इनके अपनी बनेगी तो वो आपसे ठीक हो जाएंगे। अब की बार वो रसान से समझाने लगी तो रमसा ने इस बात में सर हिलाया। क्या आपको कोई एतराज़ है, या जब तक आप वहाँ थी कोई गैर इखलाकी हरकत की उन्होंने? इसकी मम्मा ने संजीदगी से पूछा, जिसे कुछ जानना चाहा। तो रमसा ने झट से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने कभी कोई गैर इखलाकी हरकत ही नहीं की। वो बस काम की बात की मुझसे मुँह खातिब करते थे, वरना नहीं। वो इनकी तफसीलात बताने लगी। भला कैफ क्यों से हरकत करेगा, जबकि वो सबको अच्छे से जानती थी। वो इनकार करने की कोई खास वजह भी नहीं थी। तो अगर वो शादी की बात करे तो हम रजामंदी दे दे इनको? इसके वालिद ने पूछा तो रमसा एक पल चौंकी।
शादी इतनी जल्दी? वो हैरान हुए बिना न रही। जी बेटा, वो शादी जल्दी करना चाह रहे हैं। अगर आपको इससे कोई एतराज़ है तो बता दें, हम थोड़ा वक्त ले लेते हैं। वैसे भी ज़ोफ़ा आपकी करीबी होगी। इसकी मम्मा ने नरमी से कहा। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, जैसा आपको मुनासिब लगे। वो मुस्कुरा कर बोलती इनकी खुशी की लहर दे गई। इसके वालिद ने इसका सर चूमा तो मम्मा ने भी इसको गले लगाया। हयाम भी आपके साथ होगी, अच्छी दोस्त है आपकी, इससे तो आप उदास भी नहीं होगी। वो गले लगाते हुए बोली तो रमसा महज सर हिला गई। मतलब जो मेरा पेशेंट था, अब मैं इन साहब की बीवी बनने जा रही हूँ। वो दिल में सोचती हुई एक बार हंसी थी। वो इस बात से बखूबी वाकिफ थी कि कैफ हयाम को पसंद करके शादी करने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वो जो इसकी भाभी बन गई। कैफ का हयाम के साथ वो रवैया देख चुकी थी। वो बिल्कुल से नॉर्मल बात करता था, कभी भी कुछ जताया नहीं था। और सबसे ज़रूरी बात, कैफ अपनी ज़िंदगी में खुश था और हयाम अपनी ज़िंदगी में जहांगीर के साथ खुश थी, तो वो भी मुतमईन थी इस रिश्ते से। तभी हामी भर ली। हयाम जब सुबह उठी तो जहांगीर बेड पर मौजूद नहीं था। वो बैठती हुई अपने बाल बांधने लगी। जब जहांगीर की शर्ट इसने सामने सोफे पे देखी, वो चलती हुई सोफे के पास आई। शर्ट उठा के देखा जिस पर थोड़ा सा खून लगा हुआ था। वो खून देखती हुई हवास भागता सी हो गई। जहांगीर की फिक्र सताने लगी। वो आवाज़ लगाती हुई कमरे से बाहर जाने लगी, ये सोच कर कि शायद वो बाहर हो, लेकिन बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनते वो रुक गई। यानी वो बात ले रहा था। आसिम, आप बात ले रहे हैं? इसकी शर्ट को पकड़ते वो बात के बाहर खड़ी होती पूछने लगी। जब अंदर से इसकी संजीदा सी आवाज़ उभरी, अंदर आके देख लो। इसकी बात सुनते वो बुरी तरह सटपटाई। सीधा जवाब भी दे दिया करे कभी। वो मुंह बना के तंजिया बोली, बीबी जी, ये साहब के कपड़े अभी इनकी बहन दे गई। दरवाजे पर दस्तक हुई तो हयाम ने देखा मुलाजिम जहांगीर के कपड़े इसको दे रही थी, जो जरगुल ने दिए थे। आसिम, आपके कपड़े मैंने यहाँ बाहर हैंग कर दिए हैं। वो बात के बाहर इसके कपड़ों को हैंग करती खुद अपना एक ड्रेस लेती, साथ वाले रूम में चली गई कि खुद भी फ्रेश हो जाए। आज इसकी तबीयत ठीक थी। वो चेंज करके जब वापस आई तो आसिम ड्रेसिंग के आगे खड़े होकर अपने बाल बना रहा था। हयाम मुस्कुराती हुई इसके साथ ही खड़ी होती अपने बाल सुलझाने लगी। आज हमने वापस गाँव जाना है। बालों को आगे की तरफ करते बगैर इसको देखे वो आम से लहजे में बोली, हम आज गांव जाएंगे, फिर कल सुबह शहर में। और तुम? वो सर हिलाता हुआ बोला और अचानक ही हयाम को कमर से पकड़ता अपनी करीब कर गया कि वह अचानक आफताब पर दिल थाम के रह गई। इसके बाल जो पहले ही आगे थे वो बिखर कर चेहरे पर आ गए। रात को इतनी लेट रूम में क्यों आई? वो सर्द लहजे में बोला कि हयाम ने बगौर उसके चेहरे को देखा। हम अब बैठे बातें कर रहे थे तो वक्त का पता ही न चला। इसके हसार में खड़ी अपने बालों को कान के पीछे अड़सते हुए धीमे लहजे में बोली, तबीयत कैसी है? वो उसके माथे को चूमते हुए बोला तो संजीदगी से, तो वो इसके सीने पर सर रख गई। क्योंकि वो जिन नज़रों से देख रहा था इससे इसके गाल दहक उठे। तभी वो इसके सीने पर सर रखती अपने लिए चाय बना गई। ठीक हूँ अब। वो आहिस्ता से उसके सीने पर उंगली फेरती हुई बोली तो जहांगीर अपना बाजू इसके गर्द लपेटे, शहर जाके प्रॉपर चेकअप के लिए भी जाना था, तो जल्दी वापस आ जाएंगे, ओके? इसका चेहरा अपने सामने करता वो नरमी से बोला तो उसकी ठोड़ी को चुम गया, जिस पर वो सुर्ख पड़ती महज सर हिला गई। आपका जख्म कैसा है? आपकी शर्ट पर खून भी लगा हुआ था। अचानक याद आने पर वो परेशानी से पूछने लगी। हाँ, जख्म ठीक है, वो शर्ट पर शायद रात का खून लग गया था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो नॉर्मली अंदाज में बताता हुआ इसके बालों को कंधे से पीछे कमर से फेंक गया। इसकी शफाफ गर्दन पर अब वाज़ेह थी जो इसे मज़ीद बहका रही थी। आहिस्ता से इसकी गर्दन पर अपने हाथ की पुष्प फेरता हुआ इसके चेहरे को देखने लगा, जो सुर्ख पड़ते नज़रें झुका खड़ी थी। हमको मालूम नहीं मोहब्बत के तकाजे, लेकिन हमने तेरे सिवा हर बात भुला कर रखी है। वह नरमी से झुकता उसकी गर्दन पर अपने लब रख गया कि हयाम की पुरहिद्दत लम्स महसूस करते सख्ती से आंखें मीच गई। तुम्हें बुखार हो रहा है फिर से? इसकी आंखों में झांकता हुआ ज़ोमाइनी लहजे में बोला तो हयाम झट से आंखें खोले इसको देखने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे नज़रें चुराती नफ़ी में गर्दन हिला गई। अपनी अदाएं दिखा के किसी दिन जान ले लोगी? इसकी हया से झुकी पलकों को देखता हुआ मखमूरी से सरगोशी करता हुआ इसके माथे को मोहब्बत से चूमता इससे फासला हुआ तो हयाम गहरे सांस भरती हुई ड्रेसिंग टेबल को सख्ती से थाम गई। और आप किसी दिन अपनी कुर्बत से मेरी जान निकाल देंगे, वह दिल में सोचती गहरा सांस भरते हुए ब्रश उठाते बेड पर बैठ गई, क्योंकि खड़े होने की सकत अभी बाकी नहीं थी। भला हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले।
ना कभी हमारे कदम बढ़े, ना कभी तुम्हारी झिझक गई। मेरे सामने ना बांधा करो बालों को हयाम। वो अपने बालों को चुटिया करने लगी जब इसने संजीदा सी आवाज़ उभरी, जिस पर हयाम ने नज़रें उसकी जानिब उठाई जो सोफे पर बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था। अभी नीचे नाश्ता करने जाना है हमने, इसीलिए बांध रही हूँ, वो मुस्कुराहट दबाती हुई बोली और अपने बालों की चुटिया में बांधने लगी। जहांगीर ने इसकी कमर तक झूलती इस लंबी चोटी को देखा जो दुपट्टे के हाले से बाहर झांक रही थी। चले, वो अपनी चीज़ें समेटते हुए इसकी जानिब आती बोली। वो हंकार भरता हुआ उठा और अचानक इसको समझने का मौका दिए बगैर इसके रुखसार पर जाराना प्यार करते हुए दूर हटा के वो स्टील होते भी समझने की कोशिश करने लगी कि अभी क्या हुआ है। चले, वो अब मखसूस की मुस्कुराहट लिए उससे बोला तो वो होश में आती हुई उसको देखने लगी जो आंखों में शरीर चमक लिए उसको देख रहा था। जी चलिए, वो हकलाती हुई बोली और आहिस्ता से अपने रुखसार पर हाथ रखकर यकीनन वो सुर्ख हो चुका था। ये कभी कभी इतने बेबाक हो जाते हैं कि मुझे यकीन ही नहीं आता ये वही आसिम जहांगीर है जो क्लास में सर्द बन लिए घूमते थे। वो सोचती हुई इसके साथ जाने लगी। आपको दर्द तो नहीं होगा ना? उतरते हुए वो मुतफिक्र होती पूछने लगी, जिस पर वो उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। तुम्हारा जब साथ हो तो कोई दर्द महसूस ही नहीं होता, वो दिलकशी से बोला तो हया मुस्कुराए बिना ना रह पाई और आहिस्ता से उसके करीब होती इसका बाजू थाम गई सहारा देने के लिए। लेकिन वो ठहरा इतना जवां मर्द, अगर वो अपना बोझ इसके ऊपर डाल हल्का सा भी डालता तो यकीनन वो संभल ना पाती। वो सर झटकते हुए मुस्कुराया था। इसकी संगत में वो नीचे आया तो सब डाइनिंग रूम में बैठे नाश्ता करने की तैयारी में थे। हयाम इसके साथ ही कुर्सी पर बैठी तो जोफा ने दादी जान की हिदायत पर हयाम को दूध का गिलास थमाया। पहले ये जोफा ने दूध की तरफ इशारा किया तो वो मुंह बनाती थाम गई। सो आपको नॉवल कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा।